वन नंदिनी क्या कहेगी? अगर वह कोई और लड़की होती तो वह ऐसा ही सोचती। लेकिन वह कोई सीधी युवती नहीं थी, बल्कि एक पूर्व युवरानी थी जो सालों तक सम्राट के साथ रही और उसे हमेशा देखती रही। अगर वह उसके मन की बात नहीं पढ़ पाती तो महल में 4 साल तक रहना उसके लिए बेकार हो जाता। वह अच्छी तरह जानती है कि वे क्या योजना बना रहे हैं, फिर भी वह ये सब शिवानी को कैसे बता सकती है? वह जानती है कि शिवानी उसकी बड़ी बहन है, लेकिन वह भी एक मासूम है। शिवानी को इस हरम लड़ाई प्रक्रिया के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि उसने कभी इसका अनुभव नहीं किया है। मुझे लगता है कि उनके इरादे में कुछ छिपा हुआ है, शिवानी ने कहा। चलो इस मामले को छोड़ देते हैं। वैसे भी मेरी सगाई हो चुकी है। अगर वे कुछ योजना बना भी रहे हैं तो उन्हें क्वासर साम्राज्य पर भी विचार करना होगा। तुम सही हो, ये बात तो लगभग मेरे दिमाग से निकल गई थी, शिवानी मुस्कुराए। बड़ी बहन, अगर आप थकी हुई हैं तो आपको नहाकर आराम करना चाहिए। आपका रंग पीला पड़ गया है और ऐसा लग रहा है कि आपको अच्छे से आराम की जरूरत है। शायद इससे मदद मिलेगी। मुझे अचानक बहुत थकान महसूस हो रही है। शिवानी ने सिर हिलाया और उठ गया। जाओ आराम करो, मैं रसोई वाले से कह दूंगी कि रात के खाने के लिए हल्का खाना बना दो। इससे तुम्हें जल्दी पचने में मदद मिलेगी, नंदिनी ने जवाब दिया। शिवानी ने सिर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। नंदिनी ने उसकी छवि को देखा और फिर अपने कमरे की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह वहां पहुंची उसने जूडिथ को बुलाया। कुमारी, वह भूत की तरह प्रकट हुआ। पता लगाओ बड़ी बहन हाल ही में किससे मिली थी। हाँ, इस सरल शब्द के साथ वह गायब हो गया। रात को डिनर के बाद शिवानी सबसे पहले अपने बेडरूम में गई। नंदी कुछ रिपोर्ट चेक करते हुए जाग रही थी। मोमबत्ती की रोशनी टिमटिमा रही थी और उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। उसने पत्र नीचे रखा और पीछे मुड़ी। तुम यहाँ क्यों हो? मानिक ने उसकी आवाज सुनकर भौहें सिकुड़ी। क्या हुआ, आज तुम बहुत अलग लग रही हो। वह बस बिस्तर पर बैठ गया। नंदिनी ने उसे घूर कर देखा। तुम्हारे भाई को क्या हो गया है? क्या? मानिक कुछ समझ नहीं पाया। उसने भौहें सिकोड़ते हुए उसकी ओर देखा। क्या? मैं पूछ रही हूं कि तुम्हारे भाई युवराज को क्या हो गया है। उसने अपनी बाहें सीने पर रख ली। मानिक ने कंधे उचकाए। क्या बात है? उसका अपना मन है, मैं कैसे बीच में कुछ कर सकता हूं? आप नहीं कर सकते लेकिन वह कर सकता है। क्या कह रही हो? अचानक उसे क्या हो गया? आज वह अजीब सवाल पूछ रही है। मैं वही कह रही हूं जो आपने सुना। तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई मेरी बहन के साथ संबंध बना रहा है। तो मैंने तुमसे कहा था कि उसका अपना मन है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे कुछ करना होगा। क्या? उसने उसकी ओर भौहें सिकोड़ी। शिवानी दीदी बहुत थकी हुई लग रही थी। उसकी शक्ल शक वाली थी। और मुझे लगता है कि इसका निश्चित रूप से आपके भाई से कुछ लेना देना है। उसने जरूर उससे कुछ कहा होगा या कुछ किया होगा। ये तुमसे किसने कहा? क्या मुझे इस साधारण बात को समझने के लिए बहुत ज्यादा समझाने की आवश्यकता है? उसने मजाक करते हुए कहा, आखिरी व्यक्ति जिससे वह मिली थी वह आपका भाई है। आप कैसे जानती हो? नंदिनी ने आंखें घुमाई। जूडिथ। मानिक ने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन गाली दी, अबे यार। तारांकन। मानिक अंदर गया और देखा कि समर्थ चाकू से खेल रहा था। उसने आंखें घुमाई और सोफे पर बैठ गया। समर्थ ने ऊपर देखा और उसके हाव भाव देखे, फिर भौहें सिकोड़ ली। तुम्हें क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मानिक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास वाकई हिम्मत है शिवानी के साथ जबरदस्ती कोशिश करने के लिए। क्या? समर्थ ने अपना सिर झुकाया। तुम क्या कह रहे हो? मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूंगा? वह निश्चित रूप से डरी हुई है क्योंकि आपने उसके साथ कुछ किया है। और मुझे लगता है कि आप एक युवा महिला को धमकाने के लिए सैनिका वाली तकनीकों का उपयोग करेंगे। चलो, यह एक छोटी सी बात थी। उस लड़की को ये सब समझने के लिए थोड़ा सबक चाहिए। वह तो डर गई। तुम्हारी हरकत से वह डर गई। मानिक ने आंखें घुमाई। तुम मुझे उपदेश क्यों दे रहे हो? इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? समर्थ ने आंखें सिकोड़ ली। मैं नहीं, बल्कि मेरी मंगेतर का इसमें हाथ है। वह आखिरकार उसकी बहन है। और मैं तुम्हें बता दूं कि नंदिनी शिवानी नहीं है। वह तुम्हारा अभिमान तोड़ने में संकोच नहीं करेगी और मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि उसे इसके लिए किसी हथियार की भी जरूरत नहीं है। इसलिए उससे मिलने से खुद को दूर रखो। वह पहले से ही नाराज है और मुझे उसका गुस्सा बेकार में सहना पड़ा। क्या तुम डर गए हो? समर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, लेकिन जब तुम उससे व्यक्तिगत रूप से मिलोगे तो तुम समझ जाओगे। और मुझे पता है कि तुम जल्द ही समझ जाओगे।
इसके अलावा बेहतर होगा कि तुम शिवानी से दूर ही रहो, मानिक ने याद दिलाया। ऐसा क्यों? समर्थ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हें पता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मानिक ने कंधे उचकाए, युक्ता पहले ही राजधानी में आ चुकी है। क्या? समर्थ अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। चौंकाने वाला। मानिक ने हंसते हुए कहा, वह यहाँ क्या कर रही है? और मुझे इसके बारे में कोई सूचना कैसे नहीं मिली? शायद इसलिए क्योंकि आप शिवानी के साथ बहुत व्यस्त हैं। समर्थ ने सिर हिलाया। माँ ने हाल ही में अपने पत्र में इस बारे में कुछ नहीं कहा। यह अचानक से योजना बनाई गई थी। माँ के पत्र पहुंचने से पहले ही वह शिवाय के इलाके में वह पहुंच चुकी थी। साला, समर्थ ने जोर से गाली दी। ऐसा नहीं चलेगा। उस लड़की में बहुत हिम्मत है जो वह यहाँ आए है। वह कहाँ है? महल में। मैंने सुना है कि साम्राज्य ने उनका भव्य स्वागत किया। वह निश्चित रूप से एक अतिथि के रूप में महल में रहेंगी। ये हंसने लायक बात है। पिताजी उसे अचानक यहाँ कैसे आने दे सकते हैं? तुम्हें लगता है कि यह पिता की गलती है? बिल्कुल नहीं, मैं उसे दोष नहीं दे रहा था। समर्थ ने अपनी आंखें घुमाई। मानिक ने कहा, चूंकि वह यहाँ है इसलिए हमें और सतर्क रहने की जरूरत है। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। समर्थ ने अपना हाथ हिलाया। उसके चेहरे पर निराशा के भाव उभर आए। बेहतर होगा कि तुम शिवानी से न मिलो, नहीं तो नंदिनी नाराज हो जाएगी। तुम क्या कह रहे हो? ऐसा हो ही नहीं सकता है जिससे मैं शिवानी को न देखूं, खास तौर पर उनके द्वारा साझा किए गए किस के बाद। वह पहले तो विरोध कर रही थी लेकिन अंत में वह उसे बहकाने में सफल रहा। वह जानता है कि वह उस दिन बहक गया था और उसने उसे धमकी भी दी थी। शिवानी शांत और संवेदनशील है और स्वभाव से थोड़ी डरपोक भी है। लेकिन वह उसे बचाना चाहता है, उसे अपनी बाहों में छिपाना चाहता है। अब ये तुम्हारी समस्या है। मैं नहीं चाहता कि मेरी मंगेतर फिर से मुझसे शिकायत करे। इसलिए बेहतर है कि तुम उस बेचारी लड़की को धमकाओ नहीं, मानिक ने मुस्कुराते हुए कहा। समर्थ ने उसे घूर कर देखा। भाड़ में जा। जैसी तुम्हारी इच्छा, मानिक मुस्कुराया और बाहर चला गया, जबकि समर्थ उसकी पीठ की ओर देखते हुए झल्लाया। 2 दिन बाद हवेली में जन्मदिन की दावत मनाने जा रही है। मुझे लगता है कि इसमें एक और जूता उतर जाएगा, नंदिनी ने कहा। जन्मदिन? किसका जन्मदिन है? शिवानी ने पूछा। अभी वे दिन का पहला भोजन कर रहे हैं और नंदिनी ने अचानक विषय उठाया। तुम भूल गई, ये निश्चित रूप से कियारा का है। मैंने पहले कभी हवेली में किसी उत्सव में भाग नहीं लिया। हर बार मैडम बीमार होने या अन्य चीजों का बहाना बनाती थी। इसके अलावा उन्होंने हमें पहले कभी आमंत्रित नहीं किया। शिवानी ने भौहें सिकुड़ी। खैर, अब चीजें बदल गई हैं। मैडम हमें भूलने का दिल कैसे पा सकती हैं? आखिर आमंत्रित महिलाएं ये सवाल उठाएंगी और परिचारिका होने के नाते वह इसका सफाई कैसे देंगी? क्या इसके बजाय स्नेह का दिखावा करना बेहतर नहीं है? क्या मैडम ने निमंत्रण भेजा है? मुझे कहना होगा कि वह बहुत ही तेज है। मुझे लगता है कि यह पहला निमंत्रण था, नंदिनी ने पुष्टि की। शिवानी ने आह भरते हुए कहा, कितनी समझदारी है। क्या तुम आज बाहर जा रही हो बहन? नहीं, मुझे लगता है कि मैं यहाँ कुछ और दिन रुकूंगी। मुख्य घर में भी करने के लिए कुछ खास नहीं है। ऑर्डर के काम भी अभी चालू हैं, शिवानी ने उत्तर दिया। नंदिनी ने अपना चम्मच प्लेट में निकाला। बड़ी बहन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम किसी से बचने की कोशिश कर रही हो? मेरा मतलब है कि तुम पहले भी यही रहती थी, लेकिन अलग होने के बाद तुम्हें मुख्य हवेली ज्यादा पसंद आए और तुम इस टूटे घर में बहुत कम आती जाती हो। लेकिन आजकल मुझे लगता है कि तुम पहले जैसी सक्रिय नहीं रहती, या शायद अभी भी अपने दिल में कुछ छिपाना चाहती हो। शिवानी ने नंदिनी की तरफ देखा। उसे पता था कि वह इसे ज्यादा दिनों तक नहीं छिपा पाएगी। उस दिन के बाद वह युवराज से कुछ हद तक डर गई थी। इसलिए उससे किसी आकस्मिक मुलाकात से बचने के लिए वह यहीं रहने लगी। लेकिन उसकी हरकतें नंदिनी ने आसानी से पकड़ लीं। वह डरी हुई थी, लेकिन वह ये भी जानती थी कि वह उससे हमेशा के लिए यह बात नहीं छिपा पाएगी। अगर तुम नहीं कहना चाहते तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी, नंदिनी ने शिवानी के हाव भाव को देखते हुए कहा। हालांकि उसे संदेह है कि शिवानी के चरित्र में अचानक आए बदलाव का युवराज समर्थ से कुछ लेना देना हो सकता है, लेकिन वह इस बात को पक्का करना चाहती है। ये पुष्टि हो गई थी कि जिस आदमी से वह मिली थी वह समर्थ था, लेकिन शिवानी कैसे और क्यों अलग थलग पड़ गई, यह अभी भी अज्ञात है और नंदिनी बात को समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन शिवानी खुलने को तैयार नहीं है। ये कठिन है, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है और मैं चीजों को समझ नहीं पा रही हूँ, शिवानी ने अचानक कहा, जिससे नंदिनी चौंक गई। आप किस तरह की बातें समझने की कोशिश कर रही हो?
मुझे लगता है कि यह एक व्यक्तित्व है। नंदिनी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, लोगों के व्यक्तित्व को समझना मुश्किल नहीं है। व्यक्तिगत विशेषताएं व्यवहार और शरीर की भाषा के माध्यम से दिखाई देती हैं। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी उन्हें देखने की क्षमता कितनी तेज है। कभी कभी लोग दिखावे का उपयोग करके अपने असली रूप को छिपाते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुछ निशान अभी भी सतह पर दिखाई देते हैं। आपको बस हर पल ध्यान से देखने की जरूरत है। एक बार जब आप हर पल को ध्यान से देखो, एक बार जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि असली आत्मा कौन सी है। शिवानी ने नंदिनी की तरफ देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि नंदिनी यह बात यूं ही कह देगी। उसे कभी समझ ही नहीं आया कि उसकी छोटी बहन कब इतनी बड़ी हो गई। उसकी नज़र को भांपते हुए नंदिनी ने अपने कंधे उचका दिए। मुझे हर रोज कई लोगों से निपटना पड़ता था, इसलिए डील फाइनल करने से पहले मुझे उनके व्यक्तित्व को समझना था। इसमें कुछ भी बड़ा नहीं है, उसने सावधानी से समझाया। बेशक ये लोगों से मिलने के बारे में नहीं है, बल्कि अतीत में उसके साथ हुए बुरे कामों का अनुभव करने के बारे में है। पार्थ और आर्या ने अपने असली रूप को इतनी अच्छी तरह से छुपाया कि वह इसे देख नहीं पाए और अंत में उसने खुद को आग के समुद्र में बलिदान कर दिया। उन सभी पिछले जीवन की घटनाओं से उसे कई अनुभव मिले थे जो एक युवा लड़की अपने जीवनकाल में कभी भी प्राप्त कर सकती थी। शिवानी को ये बात उचित लगी। बेशक उसे नहीं पता होगा कि नंदिनी को हर दिन कितने लोगों से निपटना पड़ता है। वह कभी किसी मीटिंग में नहीं गई क्योंकि नंदिनी सब कुछ संभाल लेती थी। क्या तुम्हारा मतलब है कि मुझे व्यक्ति के व्यवहार को ध्यान से देखने की जरूरत है ताकि पता चल सके कि यह सच है या झूठ? शिवानी ने पूछा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति कौन है और उसकी पहचान क्या है। कुछ लोग इसे छिपाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे दिखाते भी हैं और छिपाते भी हैं। ये कभी कभी भ्रमित करने वाला हो सकता है, लेकिन असंभव काम नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी आंखें कितनी तेज हैं, नंदिनी ने जवाब दिया। शिवानी ने आह भरी। पहले तो युवराज बहुत ही सौम्य लग रहा था। उसने कभी कोई सीमा नहीं लांघी और न ही ऐसा कुछ किया जिससे उसे डर लगे। लेकिन जब उसने कहा कि उन्हें बार बार मिलने के बजाय अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए, तो सब कुछ बदलने लगा। उसे दूसरों की परवाह नहीं है या उन अफवाहों की परवाह नहीं है जो उनकी मुलाकातों के बारे में पता चलने पर फैल सकती हैं। न ही उसे सम्राट का डर है। शिवानी ने नंदिनी की ओर देखा, जो खा रही थी। वह जानती है कि वह आदमी पिछली बार से नहीं रुकेगा, और नंदिनी को जल्द या बाद में सब पता चल जाएगा और बाद में किसी और से मिलने के बजाय उससे खुद ही बताना बेहतर है। वह नहीं चाहती कि नंदिनी को अपनी ही बहन द्वारा धोखा महसूस हो। नंदिनी, युवराज समर्थ के बारे में तुम्हारी क्या राय है? नंदिनी ने कुछ देर रुककर कहा, मैंने उनसे कभी व्यक्तिगत रूप से मुलाकात नहीं की, इसलिए मैं उनके व्यक्तित्व के बारे में कोई राय नहीं दे सकती, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। शिवानी ने सिर हिलाया, मुझे कुछ बताना है। मुझे नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूं। जहां से तुम्हें ठीक लगे वहां से शुरू करो। नंदिनी ने कंधे उचकाए और एक निवाला मुंह में ठूंसा। उसने शिवानी को उत्सुक आंखों से देखते हुए उसे चबाया। शिवानी ने मुश्किल से एक घूंट पिया। उसे लगा कि वह अपनी बड़ी बहन से अपनी गलती स्वीकार कर रही है। नंदिनी उससे छोटी है, फिर भी उससे लगा कि नंदिनी उससे बड़ी है। उसने एक गहरी सांस ली और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया और अपने और युवराज के बीच हुई हर बात को बताना शुरू किया। उनकी पहली मुलाकात से लेकर उपहारों के आदान प्रदान और यहाँ तक कि उसके बुरे व्यवहार तक। पूरी बात बताने में लगभग आधा घंटा लग गया। नंदिनी चुपचाप सुनती रही। मेले में उन्हें देखने के बाद उसे लगा कि उनके बीच कोई रिश्ता है। कहानी खत्म करते हुए शिवानी ने नंदिनी की तरफ देखा। वह चाहती थी कि वह कुछ कहे। नंदिनी कुछ देर सोचती रही। उद्धरण चिन्ह च3 नंदिनी खतरे में। नंदिनी और शिवाजी अंदर आई और आंगन में मौजूद महिलाओं ने उन पर ध्यान दिया। एक समय था जब राजधानी की महिलाएं उनके नाम भी नहीं पहचानती थीं और अब वही महिलाएं उन्हें हर संभव तरीके से खुश करने की कोशिश कर रही हैं। शिवानी ने उनके चेहरे पर भाव देखा और भौहें सिकोड़ लीं। जब वे बैठे तो वह झुकी और फुसफुसाए, क्या हमें इस समारोह में शामिल होना जरूरी है? नंदिनी मुस्कुराई, क्यों? क्या तुम पहले से ही ऊब गई हो? मुझे ये जगह पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि सारी हवा चूस ली गई है और मैं दम घुटने से मरने वाली हूँ। नंदिनी ने हंसते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसी बात कहेंगी बड़ी बहन। कियारा आपकी बात सुनेगी तो उसे बुरा लगेगा। शिवानी ने आह भरते हुए कहा, मैंने किसी को कहते सुना, हमें दूसरों की परवाह नहीं करनी चाहिए क्योंकि वे परवाह नहीं करते। ओह, और मुझे लगता है कि उस व्यक्ति ने सही कहा। नंदिनी ने सिर हिलाया, इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति।
आप मेरी बहन से कैसे मिले? शिवानी ने उसे घूर कर देखा। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? नंदिनी ने मासूमियत भरी मुस्कान के साथ कहा, मेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? तुम मुझ पर आरोप लगा रही हो बहन। तुम वाकई कुछ खास हो। तुम परिस्थितियों का अपने पक्ष में उपयोग करना बहुत अच्छी तरह जानती हो। आखिरकार मैं एक व्यवसाय महिला हूँ। मुझे सीखना पड़ा, भले ही मैं न चाहती हूँ। मैं इसके साथ जीती हूँ। शिवानी ने अपनी आंखें घुमाई। मैं अब तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। तभी दो युवतियां उनकी ओर बढ़ीं। वे उत्सुक दिख रही थीं। नंदिनी ने उनके चेहरे के भाव देखे और मन ही मनाह भरी। आप कुछ पूछना चाहते हैं? उसने पूछा। दोनों लड़कियां उनकी ओर बढ़ीं, लेकिन बीच में ही रुक गईं और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाईं। आखिरकार कुमारी आशा कोई ऐसी नहीं है जिनके पास जाकर वे खुलकर बात कर सकें। इसलिए जब उन्होंने सवाल पूछा तो उन्होंने तुरंत सिर हिला दिया। कुमारी आशा, हमें उम्मीद है कि हम बीच में नहीं बोल रहे हैं। हम जानना चाहते थे कि दुकान में रेड क्रॉस का नया संग्रह कब उपलब्ध होगा। पिछले कपड़े बहुत कम हैं और हम इसे खरीद भी नहीं पाए क्योंकि यह स्टॉक से बाहर है। रेड क्रॉस ड्रेस सीरीज का नाम था, जो मुख्य रूप से गहरे लाल रंग में है। हालांकि सभी रंग लाल रंग के हैं, लेकिन जो चीज उन्हें अलग बनाती है वह है डिजाइन और गहनों का सेट जो ड्रेस सेट की प्रत्येक जोड़ी के साथ आता है। दूसरी सीरीज का काम चल रहा है। कृपया अगले महीने की 15 तारीख तक प्रतीक्षा करें, नंदिनी ने उत्तर दिया। दोनों लड़कियां अचानक उत्साहित हो गईं और जाने से पहले खुशी खुशी कहा, धन्यवाद। उनकी पीठ की ओर देखते हुए शिवानी ने नंदिनी की ओर मुड़कर पूछा, वे रेड क्रॉस से इतने प्रभावित हैं? नंदिनी मुस्कुराई, उनके विचार से सोचो। शिवानी ने फिर से अपनी आंखें घुमाईं। ये लड़की हमेशा चीजों को पहेली बना देती है। उसने कभी सटीक उत्तर नहीं दिए, लेकिन अब उसे इन सब की आदत हो गई है। मेहमानों को खाना और पेय परोसा जाता है। एक सेविका उनके पास पे लेकर आती है और उन्हें लेने के लिए ट्रे आगे बढ़ाती है। ये ताज़ा होने के लिए हल्का जूस था। उनके गिलास लेने के बाद सेविका चली जाती है और दूसरा गिलास परोसती है। क्या यह अच्छा है? शिवानी ने पेय को देखा और उसे सूंघा। नंदिनी ने ड्रिंक की तरफ देखा। अगर नहीं पीना है तो मत पियो। उसने अपना गिलास टेबल पर रख दिया। अचानक बाहर से शोरगुल की आवाज आई। तभी पूर्व पार्थ के साथ अंदर आया, जिसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। उसके पीछे पीछे सेवकों की कतार उपहार लेकर आती रही। ये देखकर सब दंग रह गए। सेवकों की सूची छोटी नहीं थी, इसलिए महिलाएं उन्हें आश्चर्य से देखती रहीं। मन ही मन नंदिनी ने उपहास किया। पार्थ दिखावा करना जानता है। वह खुद भी समारोह में आया, जिससे पता चला कि वह कियारा की कितनी परवाह करता है। एक तरफ ये स्नेह दिखाएगा और दूसरी तरफ यह मंत्री भवन के प्रति उसकी उदारता और सम्मान को भी दर्शाएगा। नंदिनी की नज़र में इस तरह की योजना कोई नई बात नहीं थी। वह अच्छी तरह जानती है कि वह कितना सक्षम है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि युवराज स्वयं आएंगे। शिवानी ने दृश्य को देखा। नंदिनी मुस्कुराई। मुख्य पत्नी से पहले रखेल रखने से उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। इसलिए उसे अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए लोगों के सामने दिखावा करना पड़ता है। युवराज को देखकर महिलाएं खुश थीं। आखिरकार ऐसा नहीं है कि वे इस व्यक्ति को रोज देख सकती हैं। शाही दर्जा तो कुलीन परिवार के लिए भी बहुत ऊंचा होता है, आम लोगों की तो बात ही छोड़िए। पार्थ ने आसपास के इलाके को देखा और उसकी नज़र नंदिनी पर पड़ी, जिसने उसकी तरफ नहीं देखा और शिवानी के साथ कुछ फुसफुसाने में व्यस्त थी। उसने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी और फिर मुड़कर कियारा की तरफ चल पड़ा ताकि उसे शुभकामनाएं दे सके। नंदिनी ने देखा कि श्रीलिया अचानक बगल में आ गई। वह भौहें सिकोड़कर उठ खड़ी हुई और उसके पास चली गई। आंटी श्री, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुमारी, जिन डीलरों को अगले सप्ताह आना था वे आज राजधानी में आ गए, श्रीलिया ने बताया। इतना जल्दी? वे एक सप्ताह पहले ही आ गए हैं, नंदिनी ने भौहें सिकोड़ी। श्रीलिया ने सिर हिलाया। किसी को इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन 1 घंटे पहले उन्होंने दुकान पर खबर भेजी और बिना किसी सूचना के जल्दी आने के लिए माफी मांगी। उन्होंने बताया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मांगें बहुत ज्यादा थीं और उन्हें तय समय से पहले ही यात्रा करनी पड़ी। वे जल्द ही आपसे मिलना चाहते थे। चूंकि वे आ चुके हैं, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, नंदिनी ने आह भरते हुए कहा। कल शाम को बढ़िया भोजनालय में एक मीटिंग का प्रबंध करें। वे महत्वपूर्ण डीलर हैं और सुनिश्चित करेंगे कि कोई गलती न हो। हाँ, श्रीलिया ने सिर हिलाया। और फॉल कलेक्शन की दूसरी श्रृंखला को 4 अलग अलग संदूकों में पैक करें। हाँ, मैं अभी सब कुछ व्यवस्थित कर दूंगी। श्रीलिया ने सिर हिलाया और जल्दी से चली गई।
नंदिनी ने पलटकर 2 कदम आगे बढ़ाए, तभी अचानक वह रुक गई। उसे लगा जैसे उसे हवा में कुछ अजीब सी गंध आ रही है। गंध हल्की थी और इतनी जल्दी गायब हो गई कि वह उसे पहचान नहीं पाई। सिर हिलाते हुए वह अपनी सीट की ओर चली गई। जैसे ही वह पहुंची, शिवानी खड़ी हो गई। मुझे जाना होगा, उसने उत्सुकता से कहा। नंदिनी ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, तुम्हें क्या हुआ? शिवानी ने चारों ओर देखा और आगे झुककर फुसफुसाते हुए कहा, मुझे लगता है कि मेरी माँ प्रकृति का उपहार अभी अभी आया है। नंदिनी के होठों का कोना फड़क उठा। उसने शिवानी की ओर देखा जो कुछ शर्मिंदा लग रही थी। तुम सच में मुझे छोड़ने का सही समय जानती हो बहन, उसने चिढ़ाते हुए कहा। यह मेरी इच्छा में नहीं है। मुझे जाना होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। शिवानी ने सिर हिलाया और जल्दी से चली गई। नंदिनी फिर कुर्सी पर बैठ गई। वह चाहकर भी नहीं जा सकती थी। हवेली की इज्जत बचाने के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए। जो महिलाएं यहाँ हैं वे उसकी दुकान की ग्राहक हैं। अगर वह अचानक चली गई तो उन पर गलत प्रभाव पड़ेगा। आखिरकार वह कियारा से खून के रिश्ते से जुड़ी है और उसे अपना काम भी संभालना है। इसलिए वह पीने की चीज का आनंद लेते हुए बैठ गई। कुछ ही देर में उसे अचानक उसके शरीर का तापमान बदलने लगा। नंदिनी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसका शरीर गर्म हो रहा था और अचानक उसकी नज़र धुंधली हो रही थी। उसे लगा कि उसकी स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए वह उठ गई, लेकिन अचानक उसका सिर घूमने लगा जिससे वह लगभग कुर्सी पर गिर गई। मुझे जाना है, उसने खुद से कहा और अपने शरीर को उठने के लिए मजबूर किया। चलते समय उसका शरीर डगमगा रहा था, लेकिन उसने खुद को स्पष्ट दिमाग रखने के लिए मजबूर किया। वह यहाँ बेहोश नहीं हो सकती थी या अपना होश नहीं खो सकती थी, अन्यथा सब कुछ खत्म हो जाएगा। अचानक ये कैसे बदल गया उसे नहीं पता, लेकिन एक बात वह जानती है और वही ये कि उसे किसी भी तरह इस जगह से जाना था। आंगन से निकलकर वह एकांत गलियारे से चली गई। उसने अपनी पीठ दीवार पर टिकाए और आह भरी। मुझे सावधान रहना चाहिए था, उसने फिर से अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। उसकी सांसें भारी थीं और उसका शरीर इस हद तक दर्द कर रहा था कि उसे लगा कि वह अपने कपड़े उतार देगी। कुमारी आशा। उसकी आंखें खुली और धुंधली नजर से उसने आगे देखा। वह एक लंबा शरीर देख सकती थी, लेकिन उसके चेहरे की विशेषताओं को नहीं पकड़ सकी। पार्थ ने दीवार पर झुकी हुई महिला को देखा। उसका चेहरा लाल था और वह नशे में धुत लग रही थी, जो स्थिर होकर खड़ी नहीं हो पा रही थी। वह उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह उसे जानती ही न हो। वह अपने सैनिक से बात करने के लिए बाहर गया जो कुछ बताने वाला था। जब वह लौटा तो उसने उसे इस हालत में देखा। वह भौंचक्का रह गया और समझ नहीं पाया कि उसे क्या हुआ। यह एक जन्मदिन समारोह था, इसलिए पीने के लिए कोई शराब नहीं थी और आंगन में ज्यादातर मेहमान महिलाएं ही थीं, इसलिए सभी पेय पदार्थ फलों के रस थे। कुमारी आशा, क्या आप ठीक हैं? उसने पूछा। नंदिनी उसकी आवाज सुन सकती थी। हालांकि वह उसका चेहरा नहीं पहचान पाए, लेकिन उसकी आवाज सुनकर वह समझ गई कि वह व्यक्ति कौन था। उसने अपना शरीर दीवार से हटा लिया, लेकिन खुद को संभालने के लिए अपनी हथेली का इस्तेमाल किया। युवराज, आपको कियारा के पास जाना चाहिए, उसने कहा। उसका शरीर पहले से ज्यादा गर्म हो रहा था। आप अच्छी हालत में नहीं लग रही हो। चलो मैं आपको एक कमरे में ले चलता हूँ, आप यहाँ बेहोश हो जाओगी, उसने फिर कहा और उसकी ओर बढ़ने लगा। नंदिनी पीछे हट गई। उसने जोर से सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं ठीक हूँ, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुमारी आशा, बहस करने का समय नहीं है। मैं साफ देख सकता हूं कि आपकी शारीरिक बनावट अच्छी नहीं है और यहाँ कोई नहीं है। आपकी सेविकाएं कहाँ हैं? उन्हें आपकी सेवा करनी चाहिए, पार्थ ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा। सेविकाओं को हमेशा युवतियों की सेवा करने के लिए उनके पास रहना चाहिए, लेकिन वह बिल्कुल अकेली है। युवराज, यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। मैं आपकी सराहना करूंगी अगर आप मुझे यहाँ अकेला छोड़ दें, नंदिनी ने फुसफुसाते हुए कहा। जितना अधिक वह यहाँ रहेगी उतना ही उसका शरीर गर्म होता जाएगा। मैं आपके साथ कमरे में वापस आऊंगा। अगर आप ऐसी हालत में चलोगे तो बहुत संभावना है कि तुम फर्श पर गिरकर चोट खाए। पार्थ चिंतित लग रहा था। नंदिनी ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। उसे अपनी चिंता की परवाह नहीं है और वह उस आदमी से कभी मदद स्वीकार नहीं करेगी जो उसके विनाश, उसके दर्द के पीछे का कारण था। मैंने आपसे कहा न कि मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, उसने अचानक चिल्लाकर कहा, जिससे पार्थ चौंक गया जो उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाने वाला था। वह बीच में ही रुक गया और उसकी ओर बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगा। पार्थ को कभी उम्मीद नहीं थी कि नंदिनी इतनी जोर से चिल्लाएगी।
उसने कभी ऐसी लड़की नहीं देखी थी जो इतनी भयानक हालत में भी मदद मांगने से खुद को रोक सके। उसका लाल होता चेहरा उसे इतना आकर्षक बना रहा था कि उसका दिल अचानक खुश हो गया, लेकिन वह उसके पास नहीं जा सका। वह उसे मना करती रही। नंदिनी ने झुंझलाहट में अपना शरीर घसीटते हुए आगे बढ़ी, उसकी हथेली अभी भी दीवार पर दबी हुई थी। वह धीरे धीरे बाहर के दरवाजे की ओर बढ़ी। वह अब और नहीं रुक सकती थी। उसने देखा कि एक पत्नी दरवाजा खोल रही है और उसे जल्दी से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। बाहर पहले से ही अंधेरा था और बाहर कोई भी खड़ा नहीं था, यहां तक कि सैनिक भी नहीं। उसने अपना दुपट्टा पकड़ा और उसे अपने शरीर से अलग कर दिया और फिर फर्श पर फेंक दिया। उसकी गर्मी बेकाबू हो रही थी और वह अपने तापमान को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वह बिना कपड़ों के पानी में कूद जाए और राहत पाने के लिए गहरे पानी में गोता लगा ले। बहुत गर्मी है, वह बुदबुदाई और अचानक लड़खड़ा गई। उसका शरीर लड़खड़ा गया और वह पीछे की ओर गिर गई। वह गर्मी के लिए पूरी तरह तैयार थी, लेकिन उसका शरीर गिरने की जगह बीच में ही फंस गया और वो किसी की बाहों में गिर गई। कौन कौन? वह अंधेरे में उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देख पा रही थी और उसके लिए अपनी आंखें खुली रखना मुश्किल हो रहा था। मुझे नहीं पता था कि तुम जन्मदिन का इतना आनंद ले रही हो कि अपने कपड़े उतारने का फैसला भी कर लिया। एक नटखट टिप्पणी उसके कान में गूंजी। अचानक उसके शरीर में सुरक्षा की भावना जाग उठी और उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और उस व्यक्ति की गर्दन को ऐसे जकड़ लिया जैसे उसका जीवन उस पर निर्भर हो। राजकुमार, यह बहुत गर्म है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसने धीमे स्वर में कहा। उसकी आंखें बंद थीं और उसके शरीर में एक तरह की राहत महसूस हो रही थी। कृपया मेरी मदद करें, मानिक ने उस महिला को देखकर भौहें सिकोड़ी। वह उसकी बाहों में एक कमजोर बिल्ली के बच्चे की तरह लग रही थी। उसने उसे उठाया और अंधेरे में गायब हो गया। उसके जाने के बाद एक और बेहोश परछाई को घसीटती हुई दिखाई दी। उसने देखा कि जमीन पर एक रेशमी दुपट्टा बिखरा पड़ा है। उसने उसे पकड़ लिया और बेहोश आकृति को अपने कंधे पर फेंक दिया और फिर अंधेरी रात में गायब हो गया। दरवाजे पर जो थोड़ी बहुत हलचल हो रही थी, वह अचानक शांत हो गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। तारांकन आंगन के अंदर शोर था। महिलाएं बातें कर रही थीं और हंस रही थीं। कियारा को बधाई देते हुए उसे कई उपहार दिए गए। हर कोई खुश दिख रहा था, लेकिन अचानक एक तेज आंखों वाली मैडम ने इधर उधर देखा और भौहें सिकोड़ लीं। कुमारी आशा कहाँ है? वह कुछ क्षण पहले यहाँ बैठी थी, लेकिन पहले ही चली गई। इन शब्दों ने सभी का ध्यान खींचा। वे उस जगह की ओर देखने लगे जहां नंदिनी बैठी थी, लेकिन वह खाली थी। दोनों बहनें कहीं नहीं दिख रही थीं। मैडम उर्वी इस बारे में बेपरवाह थीं। उन्होंने केवल भौहें सिकोड़ी, लेकिन भ्रम दूर करने के लिए एक शब्द भी नहीं कहा, जबकि कियारा ने खाली सीट को देखा और अपने होठों को ऊपर उठाकर मुस्कुराहट बनाई। उसने अपनी सेविका की ओर देखा, जिसने चुपचाप अपना सिर हिलाया। मैंने भी उसे वहां बैठे देखा था, लेकिन वह अचानक कहाँ चली गई? आखिरकार उसके अपने चचेरे भाई का जन्मदिन था और वह बिना किसी सूचना के चली गई। एक अन्य मैडम ने कहा। कुमारी आशा चली गई क्योंकि उन्हें कुछ जरूरी काम निपटाना था। आंगन में एक तेज आवाज गूंजी। सभी ने देखा कि पार्थ अंदर आ रहा है। उन्होंने मामले को स्पष्ट करते हुए कहा, मेरी थोड़ी देर पहले उनसे मुलाकात की थी और उन्होंने अचानक चले जाने की सूचना न दे पाने के लिए माफी मांगी थी। बेशक वह एक व्यस्त महिला है, चूंकि युवराज को ये पता है तो ये ठीक है। हाँ, कम से कम उसने जाने से पहले युवराज को सूचित तो कर दिया। कियारा ने ये शब्द सुने और भौहें सिकोड़ लीं। उसने पार्थ की ओर देखा, जो सहज भाव से भाव भंगिमाएं लिए हुए था। न तो कोई उलझन थी और न ही किसी तरह का संदेह। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। दवाई के कारण अब तक उसका असर होना शुरू हो जाना चाहिए था, इसलिए अगर युवराज का उससे सामना भी होता तो उसे कुछ अजीब दिख जाता, लेकिन वह ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। क्या दवाई काम नहीं कर रही है? उसने मन ही मन सोचा और बाहर हल्के से मुस्कुराए। इस योजना में क्या गलत हुआ? वह अपने दिमाग पर बहुत जोर डालने के बाद भी इसका पता नहीं लगा पाए। तहखाने में एक काली आकृति ने बेहोश शरीर को फर्श पर फेंक दिया। शरीर जोर से गिरा क्योंकि उसे इतनी लापरवाही से फेंका गया था कि अगर शरीर जाग रहा होता तो दर्द से चीख उठेगा। काली आकृति ने बाहर निकलने और दरवाजा बंद करने से पहले फर्श पर पड़े शरीर को घृणा से देखा। तहखाने में सन्नाटा छा गया और वह अंधेरे में डूब गया। जब फोर्ट मानिक ने बचाया। मानिक नंदिनी को क्वासर महल के बाहर ले आया। क्वासर महल के पीछे एक छोटा सा झरना है। पानी ठंडा और सुकून देने वाला है, और रात में ये दिन से ज्यादा ठंडा हो जाता है।
झरने की आवाज सुनी जा सकती थी क्योंकि चांद की किरणें इस पर पड़ने पर पानी की चमकती हुई सतह चमक रही थी। झरना गोल चट्टानों से घिरा हुआ था और इसे एक छोटा सा तालाब बना दिया गया था। मानिक उस ओर चला गया और उसे सीधे पानी में गिरा दिया। जब ठंडा पानी ने उसकी गर्म त्वचा को छुआ तो नंदिनी ने आह भरी। तालाब काफी गहरा था, इसलिए जब वह बैठी तो पानी उसके कंधों तक पहुंच गया और लगभग उसकी गर्दन को छू रहा था। मानिक चट्टान पर बैठ गया और उस महिला को देखा जो थोड़ी शांत लग रही थी। तुम कैसे इस योजना में फंस गई और खुद को चोट पहुंचा ली? उसने पूछा। वह जानता था कि वह उसे सुन सकती है और जवाब दे सकती है क्योंकि वह शराब या कुछ और नहीं पी रखी थी। जैसी कि उम्मीद थी, नंदिनी ने भौहें सिकुड़ी और धीरे से अपनी आंखें खोली। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। उम्मीद नहीं थी, उसने भौहें चढ़ाईं। तुम्हें ज्यादा सावधान रहना चाहिए। अगर तुम इस तरह लापरवाह हो गई तो क्वासर में कैसे बच पाओगी? राजकुमार, मैं परिस्थिति और समय के माध्यम से योजनाओं का पता लगा सकती हूँ या हमला कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये जानने में सक्षम नहीं हूँ कि किसी के दिल में क्या छिपा है। अगर मैं पढ़ सकती तो मैं इस तरह उनके जाल में नहीं गिरती। तुम जिस जगह गई थे वह एक जाल था। तुम ये पहले से ही जानती हो। क्या तुम्हें इसकी एक और याद दिलाने की जरूरत है? उसने पूछा। नंदिनी अपना सिर नीचे करके चुप हो गई। वह सही था, उसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए था क्योंकि वह जानती थी कि वे उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते और किसी भी मौके पर उसे बर्बाद करना चाहते हैं। उसने सोचा कि चूंकि यह एक समारोह था, इसलिए वे ऐसी योजना बनाने की हिम्मत नहीं करेंगे। उसने अपनी सावधानी कम कर दी, फिर भी वह उनके हाथों में पड़ गई। वह ऐसी गलतियां कैसे कर सकती है? अगर वह उसके लिए नहीं होता तो वह नहीं जानती कि वह क्या करती। उसने अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा। क्या योजना थी? तुम्हारी हिम्मत अभी भी ये पूछने की है? क्या तुम अनुमान नहीं लगा सकती? तुम्हारे शरीर को इस हद तक कमजोर बनाने के लिए किसी दवा का इस्तेमाल करना? तुम क्या सोचती हो? उसने उस पर सोच विचार किया। नंदिनी ने आंखें बंद करके उसे दबा दिया। यह उसकी प्रतिष्ठा और भविष्य को बर्बाद करने की योजना थी। इसका असर उसकी शादी पर भी पड़ता। इतनी बड़ी योजना इस तरह से बनाई गई और दुर्भाग्य से वह भी इसमें फंस गई। वह इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? खुद को डांटना बंद करो, मानिक ने कहा और उसके गीले बालों को उसके चेहरे से हटा दिया। यह तुम्हारी गलती नहीं है। बस मुझे तुम्हें इतना कमजोर देखना पसंद नहीं है। उनके कारण तुम्हें नुकसान हो सकता था और मुझे ये पसंद नहीं आया। मुझे पछतावा है, मुझे इस मामले को हल्के में नहीं लेना चाहिए था। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसके गाल पर रख दिया। मानिक ने आह भरते हुए कहा, तुम्हें इस पानी में कुछ देर तक भीगने की जरूरत है। तुम्हारा शरीर पूरी तरह से दवा के प्रभाव में है और जब तक ये खत्म नहीं हो जाता, तुम्हें शरीर को पानी में यही रखना है। ये जगह कहाँ है? उसने चारों ओर देखा। पानी बहुत ठंडा है जिससे उसे थोड़ा शांत रहने में मदद मिली। आप मेरे महल पर हैं। हम झरने के साथ भी, मानिक ने हंसते हुए कहा। यह पहले से ही था। जब हमने ये जगह खरीदी थी तब हमें नहीं पता था कि यहाँ झरना है। लेकिन यह अच्छा है ना? आखिरकार यह झरना पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुआ है। यह आरामदायक है। मेरा शरीर बहुत बेहतर महसूस कर रहा है। नंदिनी ने सिर हिलाया। तभी कोने में एक काली आकृति दिखाई दी। मानिक उसे देखने के लिए मुड़ा। वह कहाँ है? तहखाने के अंदर। अच्छा, उसका ख्याल रखना। काली आकृति ने सिर हिलाया और किसी चीज की ओर इशारा किया। मानिक ने उसे पकड़ लिया और उसे जाने का इशारा किया और एक पल में काली आकृति गायब हो गई। मेरा दुपट्टा। नंदिनी ने कपड़े की ओर देखा। उन्होंने जवाब दिया, आपने इसे प्रवेश द्वार पर ही फेंक दिया था। मुझे याद नहीं है। उस समय मैं बहुत गर्म थी। मुझे ऐसा लग रहा था। बस यहीं रुको, तुम्हें इसे समझाने की जरूरत नहीं है। नंदिनी शर्मा गई। उसे याद आया कि वह क्या कहने वाली थी। फिर उसे कुछ एहसास हुआ। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? उसने उससे पूछा। वह व्यक्ति जो तुम्हारे लिए पहले से ही व्यवस्थित था। वह कोने में छिपा हुआ था ताकि वह तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठा सके। उसने सहजता से उत्तर दिया। उनकी योजना वाकई अच्छी थी। इतने सारे कमीने एक साथ रह रहे हैं, उसने दांत पीसते हुए कहा। मानिक ने दिलचस्पी से अपनी भौं उठाई। मुझे नहीं पता था कि आपकी गालियां इतनी सुखद हो सकती हैं। राजकुमार, क्या आपने केवल यही बात सुनी? नंदिनी ने भौहें सिकोड़ी। मैं केवल वही बातें याद रखता हूं जो मेरे कानों को अच्छी लगती हैं। नंदिनी ने अपना सिर एक तरफ घुमाया और आंखें घुमाईं। यह आदमी बहुत घमंडी है। वह पूछना चाहती थी कि इस घमंडी आदमी को जन्म देने से पहले उसकी माँ ने क्या खाया होगा।
अचानक उसे छप छप की आवाज सुनाई दी और उसने पलटकर देखा कि वह पानी में घुस रहा है। आप क्या कर रहे हो? उसने उसकी ओर बड़ी बड़ी आंखों से देखा। ये तालाब बड़ा है और वातावरण ठंडा है। कहीं भी नहीं लिखा है कि केवल आप ही इस पानी का आनंद ले सकती हैं, उसने जवाब दिया और खुद को पानी में घुसा लिया। उसने केवल पैंट पहन रखी थी। नंदिनी का मुंह खुला का खुला रह गया जब उसने उसकी ओर देखा। उसने कहा जैसे यह एक स्वाभाविक बात थी। क्या वह भूल गया कि वह भी यहाँ पानी में भीग रही थी? लेकिन मैं भी यही हूँ, उसने विरोध किया। तो उसने अपना सिर झुकाते हुए पूछा। उसने अपना सिर हिलाया। राजकुमार, आप इतने स्वतंत्र क्यों हैं? आप मेरी मंगेतर हैं। उनका जवाब सरल था और किसी भी बहस के लिए कोई दूसरा मौका नहीं है। वह चुपचाप उसे देखती रही। वह अपनी पीठ चट्टान पर टिकाए हुए था और उसकी आंखें बंद थीं। चांद की रोशनी में उसका सुंदर चेहरा किसी देवता की तरह चमक रहा था जो शांति से बैठा हुआ अपने एकांत समय का आनंद ले रहा था। यह आदमी घमंडी है और कोई भी उसे हरा नहीं सकता। उसका शरीर इतना अच्छा था कि कोई भी उससे नजर नहीं हटा सकता था। क्या तुमने जांच पूरी कर ली है? उसने पूछा, लेकिन उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। नंदिनी ने अपना सिर एक तरफ घुमाया। मैं कुछ नहीं देख रही थी। तुम कल्पना कर रहे हो? मानिक ने अपनी आंखें खोली और उसके लाल हो चुके गालों को देखा और मुस्कुराया। तुम्हारा शरीर तुम्हारे शब्दों के साथ मिल नहीं रहा है। वह आगे बढ़ा, चूंकि तुम्हारा काम हो चुका है, तो क्या मुझे भी तुम्हारी जांच नहीं करनी चाहिए? नंदिनी ने भयभीत भाव से उनकी ओर देखा। आपका क्या मतलब है राजकुमार? मानिक ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या पहले तुम गर्म महसूस नहीं कर रही थी? क्यों न तुम अपने कपड़े उतार दो जैसे पहले किया था, ताकि तुम आराम से रह सको और मैं भी तुम्हें देख सकूं। उसके होठों का कोना तेजी से फड़क उठा। राजकुमार, आप सच में छेड़ना जानते हैं। तुम आनंद के सभी लाभ प्राप्त कर सकती हो और मैं नहीं। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या तुम यहाँ थोड़ी गलत नहीं हो रही हो मेरी मंगेतर? मैं नहीं जानती कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। ओह, मुझे तुम्हें याद दिलाने में बहुत खुशी होगी। आखिरकार तुम्हारे मंगेतर के तौर पर यह मेरी जिम्मेदारी है। इससे पहले कि वह उसके शब्दों को समझ पाती, उसने उसे अपनी ओर खींच लिया और उसे हाँ कहते हुए पानी के छींटे मारने लगा। उसने उसके शरीर को पिंजरे में बंद कर लिया और उसे जोर से किस किया। चांद की रोशनी में दोनों लोग एक दूसरे की बाहों में मस्ती कर रहे थे। मानिक ने उसके हाथ उसकी पीठ पर घूमे और उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया। उसका अगला हिस्सा उसके सीने पर दबा हुआ था। किसके बाद उसने आखिरकार उसे जाने देने का फैसला किया। नंदिनी ने सांस पकड़ने की कोशिश करते हुए हांफना शुरू कर दिया। मानिक बस उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। पानी वास्तव में अच्छा है। नंदिनी ने ऊपर देखा और घूर कर देखा। ये घमंडी कमीना। उसे परेशान करने के बाद भी उसे यह कहने की हिम्मत है कि पानी अच्छा है। मानिक उसकी घूरती निगाहों को समझ सकता था, लेकिन उसने उसे अनदेखा करना चुना। वह पीछे हट गया और उसे अपने साथ खींच लिया। उसने उसे अपने सामने बैठाया और अपनी बाहों में उसे पकड़ लिया और अपना सिर चट्टान पर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लीं। आपको कुछ देर आराम करना चाहिए। आपके शरीर को दवा के असर से मुक्त होने की जरूरत है। नंदिनी ने गुस्से में कहा, उसके अहंकार से पूरी तरह नाखुश। लेकिन फिर भी उसने अपनी पीठ उसके सीने पर टिका दी और अपनी आंखें बंद कर ली। उस आदमी के बारे में क्या? उसने पूछा। तुम्हें सिर्फ मेरी परवाह करनी चाहिए। उसे भूल जाओ, मैं बाद में उसे अच्छा मजा दूंगा। नंदिनी ने आह भरी और राहत भी पाए। आज वह एक बड़ी हादसे से बच गई। उसे इस बात की परवाह नहीं कि वह उस आदमी के साथ कैसा व्यवहार करता है। उसने फिर से आह भरी और आखिरकार नींद को अपने ऊपर हावी होने दिया। रात के अंधेरे में झरने की आवाज ही एकमात्र चीज थी जो इलाके में सुनी जा सकती थी। उसके बाद सांसों की धीमी आवाज जो पानी के बहाव के साथ धीमी हो जाती थी। तारांकन। जब नंदिनी की नींद खुली तो उसने खुद को अपने कमरे में पाया। वह बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने नीचे देखा और पाया कि उसके कपड़े नए थे। उसने अपना सिर पकड़ लिया और उसे याद नहीं कि तालाब में सो जाने के बाद क्या हुआ। पानी इतना आरामदायक था कि वह लगभग मृत की तरह सो गई और उसे याद नहीं कि वह अपने कमरे में कब आए। तुम जाग रही हो? शिवानी एक कटोरा लेकर अंदर आए। कैसा महसूस कर रही हो? क्या हुआ? नंदिनी ने पूछा। मैं देर रात तुम्हारे कमरे में गई थी, लेकिन तुम वहां नहीं थी। इसलिए मुझे लगा कि तुम समारोह से वापस नहीं आए हो। लेकिन अचानक आधी रात के बाद राजकुमार मानिक तुम्हें अपनी बाहों में लेकर आए। उन्होंने कहा कि तुम पानी में भीग गई हो और तुम्हें कपड़े बदलने की जरूरत है। वह तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले गए और चले गए।
सेविकाओं ने तुम्हारे कपड़े बदलने में मदद की, शिवानी ने बिस्तर पर बैठते हुए बताया। कल तुम्हें क्या हुआ था? तुम बेहोश थी और जब तुम्हारे कपड़े बदले जा रहे थे तब तुम जागी भी नहीं। कल रात मुझे नशीला पदार्थ दिया गया था। क्या? शिवानी चौंक गई। नशीला पदार्थ? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें किसने नशीला पदार्थ दिया? ये धुंधला था, इतना भरा हुआ कि लगभग पहचान में नहीं आ रही थी। नंदिनी ने भौहें सिकुड़ी। पीने का पदार्थ? नंदिनी ने सिर हिलाया। नहीं, कुछ तो है। आंटी श्री से मिलने के बाद मुझे कुछ अजीब सी बदबू आ रही थी। पहले तो मैं समझ नहीं पाए और अनदेखा कर दिया, लेकिन लगता है कि यह वाकई बहुत असरदार था। वे इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं कि तुम्हें इस तरह नशा दे दें? उन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं। क्या वे इंसान भी हैं? शिवानी को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में अपने दांत भींच लिए। कल रात उसे मासिक धर्म हुआ और उसे जल्दी से वापस लौटना पड़ा। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि नंदिनी उन दुष्टों के नशे में धुत हो जाएगी। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने अपनी दुष्टता दिखाई है बहन, इसलिए यह कोई अजीब बात नहीं है। इस तरह की बातें उनकी आदत बन गई है। हम उनकी आंखों में तीखे कांटों की तरह हैं और यह किसी को पसंद नहीं है। नंदिनी मुस्कुराई। तुम अब भी ऐसे कैसे मुस्कुरा सकती हो? उनके दिल पत्थर के बने हैं और वे नहीं जानते इंसानियत क्या है। उनका पाप पहले से ही हर चीज से ऊपर है। मुझे आश्चर्य है कि उन्हें नरक में कैसे सजा मिलेगी। मुझे नरक के बारे में तो नहीं पता, लेकिन हाँ, जब वे जीवित हैं तो उन्हें वह अवश्य मिल रहा है जिसके वे हकदार हैं। उन्हें सजा पाने के लिए मरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, शिवानी ने भौहें सिकोड़ी। वैसे क्या राजकुमार ने कुछ कहा? शिवानी ने सिर हिलाया। उसने कहा, वह तुम्हारे लिए क्वासर महल में तुम्हारे कपड़े नहीं बदलवा सके क्योंकि सेविकाएं पहले ही जा चुकी थीं। इसलिए उन्हें तुम्हें टूटा घर में वापस लाना पड़ा। लेकिन तुम उनके महल कैसे चली गईं? मैं नहीं ले गई पर वह मुझे ले गए। ये सौभाग्य था कि रास्ते में मेरी उनसे मुलाकात हो गई, वरना मुझे नहीं पता कि इस समय मेरी क्या स्थिति होती। नंदिनी ने आह भरते हुए कहा। शिवानी की आंखों में आंसू भर आए और उसने उसे गले लगा लिया। जब मैंने तुम्हें बेहोश देखा तो मैं बहुत डर गई थी। राजकुमार मानिक ने कुछ भी साफ रूप से नहीं बताया, और मैं तुम्हारे जागने का इंतजार नहीं कर सकती थी। बड़ी बहन, मैं ठीक हूँ। चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं वादा करती हूँ। नंदिनी असहाय होकर मुस्कुराई। वह जानती है कि उसके बिना शिवानी अकेली हो जाएगी, और वह उनसे लड़ नहीं सकती क्योंकि वह इस षड्यंत्रकारी नीच युद्ध के लिए बहुत मासूम है। वे बिना हाथ हिलाए भी उसे आसानी से नुकसान पहुंचा सकते थे। तुम वादा करती हो? शिवानी ने गले लगाना छोड़ा और उसकी ओर देखा। हाँ, नंदिनी मुस्कुराई। क्या होगा अगर मैं आज तुम्हें किसी अच्छे भोजनालय में लंच पर ले जाऊं? हम अच्छा समय बिताएंगे। ठीक है, शिवानी मुस्कुराई। अच्छा, चलो फिर नाश्ता करते हैं। तारांकन। क्वासर महल के तहखाने में एक आदमी कुर्सी पर थका हुआ बैठा था। अंधेरे कमरे का दरवाजा अचानक खुला और मशालें जलने लगी, जिसमें दो आकृतियां दिखाई दी जो अभी अभी अंदर आई थीं। आदमी ने भयभीत भाव से उन आकृतियों को देखा। आह, लगता है तुम जाग रहे हो, मानिक ने हंसते हुए कहा। क्या तुम्हें अच्छी नींद आए? क्योंकि अगली बार जब तुम सोओगे तो उठ नहीं पाओगे। मैंने कुछ नहीं किया, कृपया मुझे जाने दो, वह आदमी लगभग चिल्लाया। कुछ नहीं किया? मानिक ने जैन की ओर देखा। क्या तुमने ये शब्द पहले सुने हैं? मुझे लगता है कि ये शब्द कुछ जाने पहचाने हैं। जैन के होंठ फड़कने लगे, लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया, बस कठोर चेहरे के साथ वहीं खड़ा रहा। महाराज, कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया। ये सब गलतफहमी थी। वह आदमी इतना डरा हुआ था कि वह अपनी पैंट में ही पेशाब करने को तैयार था। उसने कभी नहीं सोचा था कि चंद पैसों के लिए उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। अगर उसे पहले से यह पता होता तो वह पहले ही बात स्वीकार नहीं करता। अरे अरे, तुम बहुत मासूम लग रहे हो। तुम्हें थोड़ा होशियार होना चाहिए था। लेकिन तुम जानते हो कि अब बहुत देर हो चुकी है। मैं क्या कर सकता हूँ? मानिक ने उदास चेहरा बनाया और आह भरी। क्या समस्या है? तुम उस चीज को छूने के लिए आगे बढ़े जिसे तुम्हें नहीं छूना चाहिए था, और अब तुम्हें बदले में कुछ भी मिलना चाहिए। तुम देख रहे हो कि मैं कितना असहाय हूँ। मानिक ने अपना सिर हिलाया। राजकुमार, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो बस पैसों की लालच में बहक गया था और मैंने ये काम करने के लिए हामी भर दी। वह आदमी डरकर चिल्लाया। ओह, पैसे की हवस? फिर तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि तुम जो काम कर रहे हो उसमें कुछ ऐसा भी है जिसमें तुम्हें दखल नहीं देना चाहिए? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बहाने तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे? मानिक ने हंसते हुए कहा। तुम यहाँ किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो?
वह आगे बढ़ा और उस आदमी को ठंडी निगाहों से देखा। उसके होंठ मुड़ गए। तुम्हें इस गंदे मामले में खुद को शामिल करने की हिम्मत कली, लेकिन तुम में परिणाम भुगतने की हिम्मत नहीं है। वह आदमी कुछ बोल नहीं सका, बस उसने मुश्किल से अपनी लार पी। मानिक ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि जिसे तुम बर्बाद करना चाहते हो, उसने पहले भी एक आदमी को मार डाला था? क्या तुम्हें लगता है कि अगर वह सही दिमाग में होती तो तुम उसे मार सकते थे? आह, वह कमजोरी का क्षण था और तुम सब अचानक कूद पड़े। क्या तुम्हें लगता है कि वह यहाँ अकेली थी? उसकी आवाज ऊंची हो गई। चूंकि तुम इतनी हिम्मत वाले हो तो मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि तुम चिल्लाओ मत। मानिक पीछे हट गया। महाराज, कृपया बताएं। जिंदा ही खाल उतार दो। ध्यान रहे कि इस प्रक्रिया में वह कोई आवाज न निकाल सके। मानिक की आवाज ने सब कुछ रोक दिया। उसने फिर से एक तीखी नजर डाली और फिर मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। नहीं महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। यह मैं नहीं था। मंत्री भवन की महिला ने मुझे ये काम दिया था। उन्होंने मुझे ये काम करने के लिए पैसे दिए थे। महाराज, चुप रहो। तुम किस बात के लिए चिल्ला रहे हो? जैन ने झुंझलाहट में चिल्लाया। राजकुमार, सब जानते हैं, तुम्हें यहाँ चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अपनी सांस और ताकत बचाना बेहतर होगा। तुम्हें इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। क्या? जैन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हम शुरू करें? गुना 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 गुना। एक औरत दूसरी औरत के साथ ऐसी नीच हरकत कैसे कर सकती है? चफोर, मानिक ने बचाया। मानिक नंदिनी को क्वासर महल के बाहर ले आया। क्वासर महल के पीछे एक छोटा सा झरना है। पानी ठंडा और सुकून देने वाला है, और रात में ये दिन से ज्यादा ठंडा हो जाता है। झरने की आवाज सुनी जा सकती थी क्योंकि चांद की किरणें इस पर पड़ने पर पानी की चमकती हुई सतह चमक रही थी। झरना गोल चट्टानों से घिरा हुआ था और इसे एक छोटा सा तालाब बना दिया गया था। मानिक उस ओर चला गया और उसे सीधे पानी में गिरा दिया। जब ठंडा पानी ने उसकी गर्म त्वचा को छुआ तो नंदिनी ने आह भरी। तालाब काफी गहरा था, इसलिए जब वह बैठी तो पानी उसके कंधों तक पहुंच गया और लगभग उसकी गर्दन को छू रहा था। मानिक चट्टान पर बैठ गया और उस महिला को देखा जो थोड़ी शांत लग रही थी। तुम कैसे इस योजना में फंस गई और खुद को चोट पहुंचा ली? उसने पूछा। वह जानता था कि वह उसे सुन सकती है और जवाब दे सकती है क्योंकि वह शराब या कुछ और नहीं पी रखी थी। जैसी कि उम्मीद थी, नंदिनी ने भौहें सिकुड़ी और धीरे से अपनी आंखें खोली। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। उम्मीद नहीं थी। उसने भौहें चढ़ाईं। तुम्हें ज्यादा सावधान रहना चाहिए। अगर तुम इस तरह लापरवाह हो गई तो क्वासर में कैसे बच पाओगी? राजकुमार, मैं परिस्थिति और समय के माध्यम से योजनाओं का पता लगा सकती हूँ या हमला कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये जानने में सक्षम नहीं हूँ कि किसी के दिल में क्या छिपा है। अगर मैं पढ़ सकती तो मैं इस तरह उनके जाल में नहीं गिरती। तुम जिस जगह गई थे वह एक जाल था। तुम ये पहले से ही जानती हो। क्या तुम्हें इसकी एक और याद दिलाने की जरूरत है? उसने पूछा। नंदिनी अपना सिर नीचे करके चुप हो गई। वह सही था। उसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए था क्योंकि वह जानती थी कि वे उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते और किसी भी मौके पर उसे बर्बाद करना चाहते हैं। उसने सोचा कि चूंकि यह एक समारोह था, इसलिए वे ऐसी योजना बनाने की हिम्मत नहीं करेंगे। उसने अपनी सावधानी कम कर दी, फिर भी वह उनके हाथों में पड़ गई। वह ऐसी गलतियां कैसे कर सकती है? अगर वह उसके लिए नहीं होता तो वह नहीं जानती कि वह क्या करती। उसने अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा। क्या योजना थी? तुम्हारी हिम्मत अभी भी ये पूछने की है? क्या तुम अनुमान नहीं लगा सकती? तुम्हारे शरीर को इस हद तक कमजोर बनाने के लिए किसी दवा का इस्तेमाल करना? तुम क्या सोचती हो? उसने उस पर सोच विचार किया। नंदिनी ने आंखें बंद करके उसे दबा दिया। यह उसकी प्रतिष्ठा और भविष्य को बर्बाद करने की योजना थी। इसका असर उसकी शादी पर भी पड़ता। इतनी बड़ी योजना इस तरह से बनाई गई और दुर्भाग्य से वह भी इसमें फंस गई। वह इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? खुद को डांटना बंद करो, मानिक ने कहा और उसके गीले बालों को उसके चेहरे से हटा दिया। यह तुम्हारी गलती नहीं है। बस मुझे तुम्हें इतना कमजोर देखना पसंद नहीं है। उनके कारण तुम्हें नुकसान हो सकता था, और मुझे ये पसंद नहीं आया। मुझे पछतावा है, मुझे इस मामले को हल्के में नहीं लेना चाहिए था। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसके गाल पर रख दिया। मानिक ने आह भरते हुए कहा, तुम्हें इस पानी में कुछ देर तक भीगने की जरूरत है। तुम्हारा शरीर पूरी तरह से दवा के प्रभाव में है और जब तक ये खत्म नहीं हो जाता, तुम्हें शरीर को पानी में यही रखना है। ये जगह कहाँ है? उसने चारों ओर देखा। पानी बहुत ठंडा है, जिससे उसे थोड़ा शांत रहने में मदद मिली। आप मेरे महल पर हैं। हम झरने के साथ भी।
मानिक ने हंसते हुए कहा, ये पहले से ही था। जब हमने ये जगह खरीदी थी तब हमें नहीं पता था कि यहाँ झरना है। लेकिन यह अच्छा है ना? आखिरकार यह झरना पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुआ है। यह आरामदायक है। मेरा शरीर बहुत बेहतर महसूस कर रहा है। नंदिनी ने सिर हिलाया। तभी कोने में एक काली आकृति दिखाई दी। मानिक उसे देखने के लिए मुड़ा। वह कहाँ है? तहखाने के अंदर। अच्छा, उसका ख्याल रखना। काली आकृति ने सिर हिलाया और किसी चीज की ओर इशारा किया। मानिक ने उसे पकड़ लिया और उसे जाने का इशारा किया और एक पल में काली आकृति गायब हो गई। हाँ, मेरा दुपट्टा। नंदिनी ने कपड़े की ओर देखा। उन्होंने जवाब दिया, आपने इसे प्रवेश द्वार पर ही फेंक दिया था। मुझे याद नहीं है। उस समय मैं बहुत गर्म थी। मुझे ऐसा लग रहा था। बस यहीं रुको, तुम्हें इसे समझाने की जरूरत नहीं है। नंदिनी शर्मा गई। उसे याद आया कि वह क्या कहने वाली थी। फिर उसे कुछ एहसास हुआ। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? उसने उससे पूछा। वह व्यक्ति जो तुम्हारे लिए पहले से ही व्यवस्थित था। वह कोने में छिपा हुआ था ताकि वह तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठा सके, उसने सहजता से उत्तर दिया। उनकी योजना वाकई अच्छी थी। इतने सारे कमीने एक साथ रह रहे हैं, उसने दांत पीसते हुए कहा। मानिक ने दिलचस्पी से अपनी भौं उठाई। मुझे नहीं पता था कि आपकी गालियां इतनी सुखद हो सकती हैं। राजकुमार, क्या आपने केवल यही बात सुनी? नंदिनी ने भौहें सिकोड़ी। मैं केवल वही बातें याद रखता हूं जो मेरे कानों को अच्छी लगती हैं। नंदिनी ने अपना सिर एक तरफ घुमाया और आंखें घुमाईं। यह आदमी बहुत घमंडी है। वह पूछना चाहती थी कि इस घमंडी आदमी को जन्म देने से पहले उसकी मां ने क्या खाया होगा। अचानक उसे छप छप की आवाज सुनाई दी और उसने पलटकर देखा कि वह पानी में घुस रहा है। आप क्या कर रहे हो? उसने उसकी ओर बड़ी बड़ी आंखों से देखा। ये तालाब बड़ा है और वातावरण ठंडा है। कहीं भी नहीं लिखा है कि केवल आप ही इस पानी का आनंद ले सकती हैं। उसने जवाब दिया और खुद को पानी में घुसा लिया। उसने केवल पैंट पहन रखी थी। नंदिनी का मुंह खुला का खुला रह गया जब उसने उसकी ओर देखा। उसने कहा जैसे यह एक स्वाभाविक बात थी। क्या वह भूल गया कि वह भी यहाँ पानी में भीग रही थी? लेकिन मैं भी यही हूँ, उसने विरोध किया। तो उसने अपना सिर झुकाते हुए पूछा। उसने अपना सिर हिलाया। राजकुमार, आप इतने स्वतंत्र क्यों हैं? आप मेरी मंगेतर हैं। उनका जवाब सरल था और किसी भी बहस के लिए कोई दूसरा मौका नहीं है। वह चुपचाप उसे देखती रही। वह अपनी पीठ चट्टान पर टिकाए हुए था और उसकी आंखें बंद थीं। चांद की रोशनी में उसका सुंदर चेहरा किसी देवता की तरह चमक रहा था जो शांति से बैठा हुआ अपने एकांत समय का आनंद ले रहा था। यह आदमी घमंडी है और कोई भी उसे हरा नहीं सकता। उसका शरीर इतना अच्छा था कि कोई भी उससे नजर नहीं हटा सकता था। क्या तुमने जांच पूरी कर ली है? उसने पूछा, लेकिन उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। नंदिनी ने अपना सिर एक तरफ घुमाया। मैं कुछ नहीं देख रही थी। तुम कल्पना कर रहे हो। मानिक ने अपनी आंखें खोली और उसके लाल हो चुके गालों को देखा और मुस्कुराया। तुम्हारा शरीर तुम्हारे शब्दों के साथ मिल नहीं रहा है। वह आगे बढ़ा। चूंकि तुम्हारा काम हो चुका है, तो क्या मुझे भी तुम्हारी जांच नहीं करनी चाहिए? नंदिनी ने भयभीत भाव से उनकी ओर देखा। आपका क्या मतलब है राजकुमार? मानिक ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या पहले तुम गर्म महसूस नहीं कर रही थी? क्यों न तुम अपने कपड़े उतार दो जैसे पहले किया था, ताकि तुम आराम से रह सको और मैं भी तुम्हें देख सकूं। उसके होठों का कोना तेजी से फड़क उठा। राजकुमार, आप सच में छेड़ना जानते हैं। तुम आनंद के सभी लाभ प्राप्त कर सकती हो और मैं नहीं। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या तुम यहाँ थोड़ी गलत नहीं हो रही हो मेरी मंगेतर? मैं नहीं जानती कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। ओह, मुझे तुम्हें याद दिलाने में बहुत खुशी होगी। आखिरकार तुम्हारे मंगेतर के तौर पर यह मेरी जिम्मेदारी है। इससे पहले कि वह उसके शब्दों को समझ पाती, उसने उसे अपनी ओर खींच लिया और उसे हाँ कहते हुए पानी के छींटे मारने लगा। उसने उसके शरीर को पिंजरे में बंद कर लिया और उसे जोर से किस किया। चांद की रोशनी में दोनों लोग एक दूसरे की बाहों में मस्ती कर रहे थे। मानिक ने उसके हाथ उसकी पीठ पर घूमे और उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया। उसका अगला हिस्सा उसके सीने पर दबा हुआ था। किसके बाद उसने आखिरकार उसे जाने देने का फैसला किया। नंदिनी ने सांस पकड़ने की कोशिश करते हुए हाँफना शुरू कर दिया। मानिक बस उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। पानी वास्तव में अच्छा है। नंदिनी ने ऊपर देखा और घूर कर देखा। ये घमंडी कमीना। उसे परेशान करने के बाद भी उसे यह कहने की हिम्मत है कि पानी अच्छा है। मानिक उसकी घूरती निगाहों को समझ सकता था, लेकिन उसने उसे अनदेखा करना चुना।
वह पीछे हट गया और उसे अपने साथ खींच लिया। उसने उसे अपने सामने बैठाया और अपनी बाहों में उसे पकड़ लिया और अपना सिर चट्टान पर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लीं। आपको कुछ देर आराम करना चाहिए। आपके शरीर को दवा के असर से मुक्त होने की जरूरत है। नंदिनी ने गुस्से में कहा, उसके अहंकार से पूरी तरह नाखुश। लेकिन फिर भी उसने अपनी पीठ उसके सीने पर टिका दी और अपनी आंखें बंद कर ली। उस आदमी के बारे में क्या? उसने पूछा। तुम्हें सिर्फ मेरी परवाह करनी चाहिए। उसे भूल जाओ, मैं बाद में उसे अच्छा मजा दूंगा। नंदिनी ने आह भरी और राहत भी पाए। आज वह एक बड़ी हादसे से बच गई। उसे इस बात की परवाह नहीं कि वह उस आदमी के साथ कैसा व्यवहार करता है। उसने फिर से आह भरी और आखिरकार नींद को अपने ऊपर हावी होने दिया। रात के अंधेरे में झरने की आवाज ही एकमात्र चीज थी जो इलाके में सुनी जा सकती थी। उसके बाद सांसों की धीमी आवाज जो पानी के बहाव के साथ धीमी हो जाती थी। तारांकन। जब नंदिनी की नींद खुली तो उसने खुद को अपने कमरे में पाया। वह बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने नीचे देखा और पाया कि उसके कपड़े नए थे। उसने अपना सिर पकड़ लिया और उसे याद नहीं कि तालाब में सो जाने के बाद क्या हुआ। पानी इतना आरामदायक था कि वह लगभग मृत की तरह सो गई और उसे याद नहीं कि वह अपने कमरे में कब आए। तुम जाग रही हो? शिवानी एक कटोरा लेकर अंदर आए। कैसा महसूस कर रही हो? क्या हुआ? नंदिनी ने पूछा। मैं देर रात तुम्हारे कमरे में गई थी, लेकिन तुम वहां नहीं थी। इसलिए मुझे लगा कि तुम समारोह से वापस नहीं आए हो। लेकिन अचानक आधी रात के बाद राजकुमार मानिक तुम्हें अपनी बाहों में लेकर आए। उन्होंने कहा कि तुम पानी में भीग गई हो और तुम्हें कपड़े बदलने की जरूरत है। वह तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले गए और चले गए। सेविकाओं ने तुम्हारे कपड़े बदलने में मदद की। शिवानी ने बिस्तर पर बैठते हुए बताया। कल तुम्हें क्या हुआ था? तुम बेहोश थी और जब तुम्हारे कपड़े बदले जा रहे थे तब तुम जागी भी नहीं। कल रात मुझे नशीला पदार्थ दिया गया था। क्या? शिवानी चौंक गई। नशीला पदार्थ? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें किसने नशीला पदार्थ दिया? ये धुंधला था, इतना भरा हुआ कि लगभग पहचान में नहीं आ रही थी। नंदिनी ने भौहें सिकुड़ी। पीने का पदार्थ? नंदिनी ने सिर हिलाया। नहीं, कुछ तो है। आंटी श्री से मिलने के बाद मुझे कुछ अजीब सी बदबू आ रही थी। पहले तो मैं समझ नहीं पाए और अनदेखा कर दिया, लेकिन लगता है कि यह वाकई बहुत असरदार था। वे इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं कि तुम्हें इस तरह नशा दे दें? उन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं। क्या वे इंसान भी हैं? शिवानी को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में अपने दांत भींच लिए। कल रात उसे मासिक धर्म हुआ और उसे जल्दी से वापस लौटना पड़ा। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि नंदिनी उन दुष्टों के नशे में धुत हो जाएगी। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने अपनी दुष्टता दिखाई है बहन। इसलिए यह कोई अजीब बात नहीं है। इस तरह की बातें उनकी आदत बन गई है। हम उनकी आंखों में तीखे कांटों की तरह हैं और यह किसी को पसंद नहीं है। नंदिनी मुस्कुराई। तुम अब भी ऐसे कैसे मुस्कुरा सकती हो? उनके दिल पत्थर के बने हैं और वे नहीं जानते इंसानियत क्या है। उनका पाप पहले से ही हर चीज से ऊपर है। मुझे आश्चर्य है कि उन्हें नरक में कैसे सजा मिलेगी। मुझे नरक के बारे में तो नहीं पता, लेकिन हाँ, जब वे जीवित हैं तो उन्हें वह अवश्य मिल रहा है जिसके वे हकदार हैं। उन्हें सजा पाने के लिए मरने की कोई जरूरत नहीं है। हम। शिवानी ने भौहें सिकोड़ी। वैसे क्या राजकुमार ने कुछ कहा? शिवानी ने सिर हिलाया। उसने कहा, वह तुम्हारे लिए क्वासर महल में तुम्हारे कपड़े नहीं बदलवा सके क्योंकि सेविकाएं पहले ही जा चुकी थीं। इसलिए उन्हें तुम्हें टूटा घर में वापस लाना पड़ा। लेकिन तुम उनके महल कैसे चली गईं? मैं नहीं ले गई पर वह मुझे ले गए। ये सौभाग्य था कि रास्ते में मेरी उनसे मुलाकात हो गई, वरना मुझे नहीं पता कि इस समय मेरी क्या स्थिति होती। नंदिनी ने आह भरते हुए कहा। शिवानी की आंखों में आंसू भर आए और उसने उसे गले लगा लिया। जब मैंने तुम्हें बेहोश देखा तो मैं बहुत डर गई थी। राजकुमार मानिक ने कुछ भी साफ रूप से नहीं बताया और मैं तुम्हारे जागने का इंतजार नहीं कर सकती थी। बड़ी बहन, मैं ठीक हूँ। चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं वादा करती हूँ। नंदिनी असहाय होकर मुस्कुराए। वह जानती है कि उसके बिना शिवानी अकेली हो जाएगी और वह उनसे लड़ नहीं सकती क्योंकि वह इस षड्यंत्रकारी नीच युद्ध के लिए बहुत मासूम है। वे बिना हाथ हिलाए भी उसे आसानी से नुकसान पहुंचा सकते थे। तुम वादा करती हो? शिवानी ने गले लगाना छोड़ा और उसकी ओर देखा। हाँ, नंदिनी मुस्कुराई। क्या होगा अगर मैं आज तुम्हें किसी अच्छे भोजनालय में लंच पर ले जाऊं? हम अच्छा समय बिताएंगे। ठीक है, शिवानी मुस्कुराई। अच्छा, चलो फिर नाश्ता करते हैं। तारांकन। क्वासर महल के तहखाने में एक आदमी कुर्सी पर थका हुआ बैठा था।
अंधेरे कमरे का दरवाजा अचानक खुला और मशालें जलने लगी, जिसमें दो आकृतियां दिखाई दी जो अभी अभी अंदर आई थीं। आदमी ने भयभीत भाव से उन आकृतियों को देखा। आह, लगता है तुम जाग रहे हो, मानिक ने हंसते हुए कहा। क्या तुम्हें अच्छी नींद आए? क्योंकि अगली बार जब तुम सोओगे तो उठ नहीं पाओगे। मैंने कुछ नहीं किया, कृपया मुझे जाने दो, वह आदमी लगभग चिल्लाया। कुछ नहीं किया। मानिक ने जैन की ओर देखा। क्या तुमने ये शब्द पहले सुने हैं? मुझे लगता है कि ये शब्द कुछ जाने पहचाने हैं। जैन के होंठ फड़कने लगे, लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया, बस कठोर चेहरे के साथ वहीं खड़ा रहा। महाराज, कृपया मेरी जान बख्श दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब गलतफहमी थी। वह आदमी इतना डरा हुआ था कि वह अपनी पैंट में ही पेशाब करने को तैयार था। उसने कभी नहीं सोचा था कि चंद पैसों के लिए उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। अगर उसे पहले से यह पता होता तो वह पहले ही बात स्वीकार नहीं करता। अरे अरे, तुम बहुत मासूम लग रहे हो, तुम्हें थोड़ा होशियार होना चाहिए था। लेकिन तुम जानते हो कि अब बहुत देर हो चुकी है, मैं क्या कर सकता हूँ? मानिक ने उदास चेहरा बनाया और आह भरी, क्या समस्या है? तुम उस चीज को छूने के लिए आगे बढ़े जिसे तुम्हें नहीं छूना चाहिए था, और अब तुम्हें बदले में कुछ भी मिलना चाहिए। तुम देख रहे हो कि मैं कितना असहाय हूँ। मानिक ने अपना सिर हिलाया। राजकुमार, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो बस पैसों की लालच में बहक गया था और मैंने ये काम करने के लिए हामी भर दी। वह आदमी डरकर चिल्लाया। ओह, पैसे की हवस, फिर तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि तुम जो काम कर रहे हो उसमें कुछ ऐसा भी है जिसमें तुम्हें दखल नहीं देना चाहिए? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बहाने तुम्हें यहां से निकाल देंगे? मानिक ने हंसते हुए कहा। तुम यहां किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? वह आगे बढ़ा और उस आदमी को ठंडी निगाहों से देखा। उसके होंठ मुड़ गए। तुम्हें इस गंदे मामले में खुद को शामिल करने की हिम्मत कली, लेकिन तुम में परिणाम भुगतने की हिम्मत नहीं है। वह आदमी कुछ बोल नहीं सका, बस उसने मुश्किल से अपनी लार पी। मानिक ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि जिसे तुम बर्बाद करना चाहते हो उसने पहले भी एक आदमी को मार डाला था? क्या तुम्हें लगता है कि अगर वह सही दिमाग में होती तो तुम उसे मार सकते थे? आह, वह कमजोरी का क्षण था और तुम सब अचानक कूद पड़े। क्या तुम्हें लगता है कि वह यहाँ अकेली थी? उसकी आवाज ऊंची हो गई। चूंकि तुम इतनी हिम्मत वाले हो तो मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि तुम चिल्लाओ मत। मानिक पीछे हट गया। महाराज, कृपया बताएं, जिंदा ही खाल उतार दो। ध्यान रहे कि इस प्रक्रिया में वह कोई आवाज न निकाल सके। मानिक की आवाज ने सब कुछ रोक दिया। उसने फिर से एक तीखी नजर डाली और फिर मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। नहीं महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, यह मैं नहीं था। मंत्री भवन की महिला ने मुझे ये काम दिया था, उन्होंने मुझे ये काम करने के लिए पैसे दिए थे। महाराज, चुप रहो, तुम किस बात के लिए चिल्ला रहे हो? जैन ने झुंझलाहट में चिल्लाया। राजकुमार, सब जानते हैं, तुम्हें यहाँ चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अपनी सांस और ताकत बचाना बेहतर होगा, तुम्हें इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। क्या? जैन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या हम शुरू करें? गुना 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 गुना। एक औरत दूसरी औरत के साथ ऐसी नीच हरकत कैसे कर सकती है? च5 युक्ता की बेइज्जती। महल में युक्ता ने शीशे में देखा। उसने अपना हार पहना हुआ था जो नीले रत्नों से भरा था। यह हार साम्राज्य ने उसे उसके पिछले जन्मदिन समारोह में दिया था। वह खुद को देखकर मुस्कुराए। उसे क्वासर में सबसे सुंदर मानी जाती थी। उसकी कोमल सुंदरता हमेशा पुरुषों और यहाँ तक कि महिलाओं को भी आकर्षित करती थी। क्वासर की महिलाएं उससे इतनी ईर्ष्या करती थीं कि वे अपने दांत पीसकर दर्द करती थीं। कुमारी, वह आदमी वापस आ गया है, उसकी सेविका यूना ने पीछे से कहा। युक्ता ने पलटकर सैनिक की ओर देखा। तुम्हें क्या मिला? कुमारी, जांच से पता चला है कि युवराज अक्सर एक महिला के संपर्क में रहते हैं। वे अक्सर कोने के भोजनालय में मिलते थे और एक साथ काफी समय बिताते थे। वे मेले में भी गए थे, सैनिक ने जवाब दिया। युक्ता का दिल बैठ गया। वह उसका ध्यान खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने कभी परवाह नहीं की। वह हमेशा उसके साथ बहुत ठंडा व्यवहार करता था और अब शिवाय में कोई लड़की उसे बहका रही है। वह ऐसा कैसे होने दे सकती थी? उस नीच ने उसके आदमी बहकाने की हिम्मत की। वह निश्चित रूप से देखेगी कि कौन उसे उससे छीनने की हिम्मत करता है। क्या आपकी जानकारी सही है? उसने फिर पूछा। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, मैं इस मामले में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। ये सैनिक उसके पिता द्वारा उपलब्ध कराए गए थे, इसलिए वह जानती है कि वह उससे झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि ऐसा करने का कोई कारण नहीं है। वे आनंद लेने के लिए मेले में भी गए थे। युक्ता को लगा कि उसके दिल पर 100 बार वार किया गया है।
एक चुड़ैल उसे कैसे बहका सकती है जब वह खुद नहीं कर सकती? वह सालों से कोशिश कर रही है। नहीं, वह उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे सकती थी, या वह राजकुमार मानिक जैसी किसी दूसरी लड़की से शादी कर लेगा। वह लड़की कौन है? उसने पूछा। ये कुमारी शिवानी है। इसमें लिखा था कि वह कुमारी आशा की बड़ी बहन है। कुमारी आशा। युक्ता ने अपने दांत पीस लिए। अब दोनों बहनें क्वासर राजघराने के प्रति वासना से भरी हुई हैं। उनकी हिम्मत कैसे हुई? वे खुद को क्या समझती हैं? राजकुमारों को इस तरह से बहकाना। क्या उन्हें लगता है कि वे इसे जीत सकती हैं? क्या कोई जानकारी है कि यह शिवानी कहाँ है? मैंने उसे ईस्ट गार्डन भोजनालय में प्रवेश करते देखा। उसने हरे रंग का कपड़े पहने हुए है, सैनिक ने जवाब दिया। हंफ। उन्होंने क्वासर के राजकुमारों को बहकाने का साहस किया। मैं भी देखना चाहती हूँ कि वह किस प्रकार की लड़की है। अगर उसे लगता है कि वह जीत सकती है क्योंकि उसे राजकुमार से थोड़ी भी मदद नहीं मिली है, तो मैं उसे असलियत दिखाऊंगी, उसने खुद से कहा। उसकी पीछे के बारे में क्या? वे वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास में रह रहे हैं। वे प्रधानमंत्री की भतीजी हैं, लेकिन उनके माता पिता बहुत पहले ही मर चुके हैं। अचानक युक्ता हंस पड़ी। इसका मतलब है कि वे अनाथ हैं, फिर भी उनमें बड़े सपने देखने की हिम्मत है। उसके चेहरे पर एक मजाक भरी मुस्कान उभरी। ऐसी घटिया पुराना समय होने के बावजूद उन्हें लगता है कि उनके पास खेलने के लिए सही टुकड़ा है ना? वह उठ खड़ी हुई। मैं इस शिवानी से मिलना चाहती हूँ। आखिरकार हम जल्द या बाद में एक दूसरे का सामना करने वाले हैं, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है, उसने कहा और दरवाजे की ओर चली गई। एक लड़की जिसका कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है, एक राजकुमार को रिझाने की उसकी हिम्मत कितनी बड़ी है। वह निश्चित रूप से उसके सारे सपने तोड़कर अपने पैरों से कुचल देगी। तारांकन। मैडम उर्वी काम वाले कमरे में चली गईं और उस आदमी की पीठ की ओर देखा जो कुछ पढ़ रहा था। वह वहीं बैठा पत्र को देख रहा था। उसके कदमों की आहट सुनकर उसने बस एक बार ऊपर देखा और फिर अपना काम जारी रखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने पूछा। उसकी आवाज में ठंडक थी और उसे उसमें कोई गर्माहट महसूस नहीं हुई। मैडम उर्वी ने उसकी हरकत पर भौहें सिकुड़ी। पहले वह उसे देखकर खुश होता और तुरंत उसे अपनी ओर खींच लेता, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह उसके अस्तित्व को पहचानने की भी जहमत नहीं उठा रहा। अपने दिल को शांत करते हुए वह उसके पास चली गई। कियारा का जन्मदिन समारोह कल हो चुका है, लेकिन तुम नहीं आए। मेहमान लगातार तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। मुझे उन्हें चुप कराने के लिए कुछ बहाने बनाने पड़े। ये बहुत शर्मनाक था कि लड़की का पिता समारोह में मौजूद नहीं था। पूर्व ने ऊपर देखा। मेरे पास बहुत से काम थे। इन दिनों सुबह में बहुत से मामले चल रहे हैं। मुझे खुद एक कप चाय का आनंद लेने के लिए भी मुश्किल से समय मिल पाता है, और क्या आपको लगता है कि मैं एक समारोह के लिए पूरा दिन और रात निकाल सकता हूँ? लेकिन ये कियारा का बड़ा दिन था। आप पिता हैं और वह आपको देखकर खुश होती। दूसरे लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे? मैडम उर्वी ने भौहें सिकोड़ी। यदि तुम इसके बारे में इतने चिंतित थी तो तुम्हें ये समारोह आयोजित ही नहीं करना चाहिए था। मैडम उर्वी ने समझा। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये कियारा का जन्मदिन था जो साल में एक बार ही आता है। ऐसा नहीं है कि वह इसे हर रोज मना सकती है। पतिदेव, यह एक खुशी का अवसर था, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? अगर वह ये सुनेगी तो उसे दुख होगा। आप उसे बचपन से ही प्यार करते आए हैं और उसे इतना बड़ा किया है कि अब उसकी शादी होने वाली है। वह आपकी बेटी है। पूर्व ने कहा। मेरे पास आपसे बहस करने के लिए पूरा दिन नहीं है। अदालत व्यस्त है और मेरे पास बहुत सारा काम है। अगर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो जाकर अपनी बेटी की देखभाल करें और उसके शरीर को पोषण दें ताकि वह अच्छी तरह से शादी कर सके और एक बेटे को जन्म दे सके। कम से कम एक बेटी के रूप में वह अपने पिता को पद सुरक्षित करने में मदद कर सकती है, क्योंकि मैं उसे वह सब कुछ दे रहा हूं जिसकी उसे जरूरत है। मैडम उर्वी ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। ऐसा लग रहा है कि यह कियारा की जिम्मेदारी थी। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? जब उसकी माँ ऐसा करने में असमर्थ है तो उसे मेरी मदद करनी चाहिए, उसने मजाक उड़ाया। ये कुछ ऐसा था जिसने उसके दिल को छेद दिया। उसके होंठ कांप रहे थे जब उसने कहा, यह मेरे हाथ में नहीं है। आप ये जानते हैं, आप मुझे इस तरह से दोषी नहीं ठहरा सकते। पूर्व तुरंत उठ खड़ा हुआ। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। मुझे परिवार की प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने के लिए एक वारिस की आवश्यकता है। दरबार के मंत्री मेरी पीठ पीछे हंसते हैं क्योंकि मैं अपनी पत्नी पर बहुत मोहित हूँ, फिर भी मेरे पास परिवार की नींव रखने के लिए कोई बेटा नहीं है। वारिस का मामला गंभीर है, चाहे वह शाही हो या कुलीन परिवार। और तुम भी यह जानती हो, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इस बात पर ध्यान दो। उसने उसे घूरा और फिर कमरे से बाहर चला गया।
मैडम उर्वी वहीं मूर्ति की तरह खड़ी रहीं। उन्हें नहीं पता कि कब उनका रिश्ता टूटने लगा। बेटा पैदा करना हर महिला का सपना होता है, लेकिन इसमें कितनी सफल हो पाती हैं? ऐसा नहीं है कि महिलाएं बच्चा लड़का होगा या लड़की अपने मन से पैदा कर सकती हैं। ये सब उस शक्ति पर निर्भर करता है जिसने उन्हें बच्चा पैदा करने की अनुमति दी। वह वास्तव में एक बेटा चाहती थी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह उसके हाथ में है। तारांकन। भोजनालय में शिवानी और नंदिनी दूसरी मंजिल पर अपनी सीट पर बैठ गए। उन्होंने कोई निजी कमरा नहीं लिया क्योंकि यह सिर्फ एक साधारण भोजन था। उन्होंने पहले से ही अपना खाना ऑर्डर कर दिया था और उसका इंतजार कर रहे थे। मैंने सुना है कि यह भोजनालय सबसे बेहतरीन शाकाहारी व्यंजन परोसता है। उनके पास कुछ गुप्त सॉस है जिसका उपयोग उन्हें बनाने के लिए किया जाता है, जिसका स्वाद लाजवाब होता है। मैंने भी यही सुना है। नंदिनी ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि आज हम इसका अच्छा स्वाद चखेंगे। आज मेरी भूख अच्छी है। तुम्हें ज्यादा खाना चाहिए। देखो, तुम इतना सारा काम संभाल रही हो और दुकान में बैठे रहने पर तुम्हें ठीक से खाने का भी समय नहीं मिलता। तुम 1 महीने पहले से ज्यादा दुबले पतले लग रही हो। नंदिनी ने हंसते हुए कहा, यह सिर्फ स्वाद की बात है। ज्यादातर समय मुझे डीलरों के साथ जाना पड़ता था और उनके साथ खाना खाना पड़ता था। मुझे बस तुम्हारी चिंता है। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। नंदिनी ने पीने के लिए पानी का गिलास उठाया, लेकिन दुर्भाग्य से गिलास उसके हाथ से फिसल गया और पानी उसके कपड़ों पर गिर गया। ओह, क्या हुआ? कुछ नहीं। खाना आने से पहले मुझे ये साफ करनी है। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। नंदिनी मुस्कुराए और वॉशरूम जाने के लिए उठ गई। कुछ सेकंड के बाद शिवानी के पास एक अनजानी आवाज सुनाई दी, क्या आप कुमारी शिवानी हैं? शिवानी ने ऊपर देखा तो एक खूबसूरत महिला उसे देख रही थी। वह जवान थी और लगभग उसकी उम्र की थी। उसकी खूबसूरती बहुत आकर्षक थी। शिवानी ने उसे अपने दिल में दबा लिया। हाँ, महिला मुस्कुराई, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? ओह, बेशक, शिवानी ने सिर हिलाया। धन्यवाद। महिला उसके पास बैठी और मुस्कुराई, मुझे खुशी है कि मैं आज आपसे मिल सकी। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे अचानक आने पर बुरा नहीं मानेंगे। शिवानी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आप मुझे नहीं जानती। मैं अभी राजधानी में आई हूँ, इसलिए इससे पहले कि आपके मन में कोई संदेह हो, मैं अपना परिचय दे दूं। मैं संयुक्ता मैती हूँ। मैं क्वासर से हूँ और क्वासर सम्राट के सलाहकार की बेटी भी हूँ। उसकी बातें सुनकर शिवानी के चेहरे पर भाव बदल गए। उसने कुछ सेकंड तक उसे देखा और फिर मुंह खोला। मुझे नहीं पता कि कुमारी संयुक्ता यहाँ क्यों है। युक्ता फिर मुस्कुराई, यह कोई चिंता की बात नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ कुछ भ्रम दूर करने आई हूँ ताकि कोई गलतफहमी न रहे। जैसा कि मैंने कहा, मेरे पिता क्वासर में सम्राट के सलाहकार हैं। सम्राट उन्हें बहुत पसंद करते हैं और उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार भी करते हैं। वे बहुत करीब हैं और उन्हें भाई भी माना जा सकता है। और जहाँ तक राजकुमारों की बात है तो हम सब एक साथ बड़े हुए हैं। आप जानते हैं कि हम एक दूसरे को कुछ बाहरी लोगों से बेहतर जानते हैं। युक्ता ने एक गंदी मुस्कान दी, लेकिन मैंने सुना है कि राजकुमार मानिक की सगाई हो चुकी है, इसलिए मैं उनकी होने वाली दुल्हन को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। कुमारी संयुक्ता क्या कहना चाहती है? शिवानी ने पूछा। आखिर वह मूर्ख नहीं थी। एक महिला अचानक सामने आ गई और इस तरह का स्पष्टीकरण देने के लिए घूरने लगी। वह इसे हल्के में नहीं ले सकती थी। युक्ता ने सिर हिलाया। मुझे पता था, कुमारी शिवानी एक होशियार महिला है। आप मेरी बात जरूर समझेंगी। जैसा कि आपने अनुमान लगाया, मैं आपको ये बताने के लिए यहाँ हूँ कि क्वासर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कोई बाहरी व्यक्ति आसानी से प्रवेश कर सकता है। वहाँ सुरक्षा बहुत कड़ी और ऊंची है, शिवाय से भी ज्यादा सख्त। और राजकुमार सभी शक्तिशाली और सम्राट के पसंदीदा हैं। बहुत से लोग उनसे ईर्ष्या करते हैं और ऐसी अनगिनत महिलाएं भी हैं जो उनके लिए मरती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन सभी के पास उन्हें पाने के ऐसे अवसर हैं। आखिरकार राजकुमार शाही खून के होते हैं और कम पृष्ठभूमि वाले या कुछ भी नहीं वाले लोग उनकी परछाई भी नहीं देख सकते। बड़ी चीजों के बारे में सपने देखना और उच्च जीवन जीना तो दूर की बात है। मुझे उम्मीद है कि कुमारी मेरी बात समझ पाएगी। शिवानी ने अपनी मुट्ठी कस ली। वह इस महिला के इरादे को स्पष्ट रूप से समझ सकती थी, लेकिन वह इस शब्द युद्ध में अच्छी नहीं है। उसकी मानसिकता सरल है और युद्ध की लड़ाई में उतरना कुछ ऐसा है जिसे वह करने में असमर्थ है। जीतने के लिए सही बोलकर जवाबी हमले की जरूरत होती है और जवाबी हमले के लिए बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। कुमारी संयुक्ता ये बोलने के लिए यहाँ है? उसने पूछा। युक्ता मुस्कुराई। क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए?
आखिरकार यह सब क्वासर की प्रतिष्ठा और गरिमा के बारे में है। और मंत्री की बेटी होने के नाते मैं कुछ गलतफहमियां कैसे होने दे सकती हूँ। राजकुमार सभी शाही खून के हैं और उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो हर मामले में उनसे मेल खा सके। भविष्य पर शासन करने के लिए उन्हें एक मजबूत समर्थन की जरूरत है। दुश्मनों से लड़ने के लिए उन्हें एक मजबूत पकड़ की जरूरत है। उन्हें एक सक्षम महिला की जरूरत है जैसे तुम। बगल से एक और आवाज आए। वे दोनों मुड़े और देखा कि नंदिनी वहीं खड़ी है। युक्ता ने उसे ध्यान से देखा। वह दिखने में तो सादा ही थी, लेकिन उसकी शारीरिक भाषा और उसके चेहरे पर एक पैटर्न का निशान था जो आधे हिस्से को ढक रहा था और एक अलग तरह की खूबसूरती दे रहा था। युक्ता खुद को भौहें सिकोड़ने से नहीं रोक पाए। नंदिनी उनके पास चली गई और बैठ गई। क्या हुआ? बातचीत क्यों बंद कर दी? उसने पूछा। आप, युक्ता ने इशारा किया। ओह, तुमने सब कुछ जांच लिया लेकिन मुझे भूल गई। क्या यह मेरी बात के साथ अन्याय नहीं है कुमारी युक्ता? नंदिनी ने मुस्कुराते हुए पूछा। युक्ता की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे जांच के बारे में कैसे पता चला? तुम इतनी मेहनत कर रही हो चीजों को खोजने में और इतना बड़ा भाषण देने के लिए विषयों को समझने में। नंदिनी ने उसकी ओर देखा। तुम थक गई होगी। उसने युक्ता की ओर पानी का गिलास बढ़ाया। पहले अपना गला गीला करने के लिए थोड़ा पानी पी लो ताकि तुम बिना किसी रुकावट के बोल सको। शिवानी ने अपनी मुस्कान छिपाने के लिए अपना सिर घुमाया। यह महिला लगातार बड़बड़ा रही थी, फिर भी नंदिनी ने कुछ शब्दों ने उसे रोक दिया। युक्ता को पहली बार लगा कि उसके सामने कोई मजबूत प्रतिद्वंद्वी है। कई महिलाएं हैं लेकिन उसे कभी डर नहीं लगा। लेकिन आज उसके सामने एक महिला थी जिससे निपटना आसान नहीं था। युक्ता ने कहा, मुझे कभी नहीं पता था कि कुमारी आशा इतनी तेज है। तेज? नंदिनी मुस्कुराई। आपके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? युक्ता ने दांत पीसते हुए कहा। नंदिनी ने आह भरी। इतना बड़ा भाषण दिया है फिर भी तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी हिम्मत कहाँ चली गई। कुमारी युक्ता, अपनी हिम्मत को सबसे ऊंचे स्तर पर धकेल रही हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि यह किसी समय फिसल जाएगी? अपने देश पर गर्व होना सामान्य बात है, लेकिन किसी को भी इसकी अति नहीं करनी चाहिए। यह मत भूलो कि तुम जिस स्थान पर खड़ी हो वह तुम्हारा नहीं है, और जब कोई अपने आसपास के बारे में सतर्क नहीं रहता तो कुछ भी हो सकता है। यह एक छिपी हुई धमकी थी और समझदार दिमाग वाला व्यक्ति इसे स्पष्ट रूप से समझ सकता था। युक्ता को अचानक लगा कि उसके शब्द खो गए हैं। कुमारी आशा, क्या आप जानती हैं कि मैं कौन हूं? इसका मुझसे क्या लेना देना है? तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मेरी पहचान क्या होगी। मुझे लगता है कि तुम्हें भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि तुम पहले से ही यहाँ हो, है ना? आखिरकार अभ्यास से ही सिद्धि मिलती है और भविष्य में तुम्हें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। नंदिनी मुस्कुराए। हंफ, सिर्फ इसलिए कि तुम सगाई कर चुकी हो, यहाँ बकवास मत करो। डींग मारना तब होता है जब कोई नहीं जानता कि भविष्य कितना निश्चित है। लेकिन मेरे हिसाब से यह डींग मारना नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे लिए एक चेतावनी है। चूंकि तुम राजकुमारों के साथ बड़े हुई हो, इसलिए तुम उनके व्यक्तित्व को भी जानते हो, है ना? किसी से भी बेहतर, नंदिनी ने जवाब दिया। युक्ता ने अपने होंठ काटे। बात ऐसे कैसे बदल गई? वह शिवानी से निपटने के लिए यहाँ आई थी और नंदिनी से मिलने के लिए भी, लेकिन अब वह पलटकर जवाब नहीं दे सकती थी। जब भी वह बोलने की कोशिश करती, यह महिला उसके शब्द काट देती। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। च6 शिवानी का गुस्सा। क्वासर शिवाय नहीं है। क्या आपको लगता है कि बिना किसी अच्छी पृष्ठभूमि के आप महल की विलासिता का अनुभव कर सकती हैं? युक्ता ने पूछा। मेरी पृष्ठभूमि राजकुमार को आपसे पहले से पता है। आपको ऐसे विचारों से अपने दिमाग को नहीं थकाना चाहिए। बहुत अधिक सोचने से विवेक खो जाता है और मैं नहीं चाहती कि सलाहकार हम पर शिवाय में अपनी बेटी को पागल बनाने का आरोप लगाए। इससे शिवाय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। युक्ता अब पागल हो रही थी। ये कैसा जवाब था? शब्दों को उलट पुलट कर देना। ये स्पष्ट रूप से शब्दों को भूल भुलैया में घसीटना था और उन्हें दूसरे के साथ मिला देना था जहां उत्तर देने के लिए सही शब्द ढूंढना मुश्किल है। कुमारी आशा वाकई बहुत प्रभावशाली हैं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, स्थिति का फायदा उठाना अस्थायी रूप से सुखद हो सकता है, लेकिन ये जीवन भर के लिए पर्याप्त नहीं है। युक्ता ने उसे घूर कर देखा। फायदा उठाने वाले शब्द का मतलब किसी और चीज से था और नंदिनी यह बात साफ साफ जानती है। ये लड़की फिर से धमकी देने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही थी। नंदिनी मुस्कुराई। अच्छे अवसर का उपयोग करना ही बुद्धिमान लोगों का काम है। मुझे नहीं लगता कि कुमारी युक्ता इस बात से अनजान है। युक्ता गुस्से में अपने दांत पीस ही सकती थी।
उसका फेंका हुआ तीर वापस मुड़ गया और उसके आहान की ओर चला गया। उसे पहले कभी इस तरह अपमानित नहीं किया गया था। उसे लगा कि वह इस शब्द युद्ध में बहुत अच्छी है, लेकिन ये कुमारी आशा वास्तव में एक साधारण चरित्र नहीं है। राजकुमार मानिक को उसके जैसी महिला कैसे मिली? बहुत अच्छा, युक्ता ने सिर हिलाया। मैं यहाँ आपकी भलाई के लिए आई थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे लिए? नंदिनी मुस्कुराई। क्या यह उल्टा नहीं है कुमारी युक्ता? युक्ता ने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपने दांत भींच लिए, जिससे उसे दर्द होने लगा। वह उठी और बिना कुछ कहे ही पीछे मुड़ गई। शिवानी और नंदिनी ने उसकी पीठ की ओर देखा और फिर एक दूसरे की ओर देखा। यह महिला वास्तव में खतरनाक है, शिवानी ने कहा। नंदिनी ने कहा, उससे भी ज्यादा खतरनाक चीजें हैं। और इसी समय उनका खाना आ गया। खाना मेज पर रखा गया। नंदिनी मुस्कुराए और शिवानी की ओर देखा। क्या हम शुरू करें? तारांकन। युक्ता को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे पहले कभी इस तरह अपमानित नहीं किया गया था। वह शिवानी को देखने गई और उसे युवराज के विचारों से दूर रखने के लिए कुछ समझाना चाहती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था और वह जानती थी कि वह जीत रही है, लेकिन अचानक वह महिला प्रकट हुई और सब कुछ बदल गया। वह कुमारी आशा ऐसी थी जिसके साथ व्यवहार करना आसान नहीं था। उसने उसके अद्भुत कौशल के बारे में सुना था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि शिवानी की मदद करने के लिए कुमारी आशा भी वहां होगी। वह जीत सकती थी अगर वह लड़की प्रकट नहीं हुई होती। किसी ने भी उसका इस तरह अपमान नहीं किया। क्वासर में कई ऐसी महिलाएं हैं जो सक्षम हैं, लेकिन वे भी उससे हार गईं। लेकिन अचानक उसके पास उस नीच को जवाब देने के लिए शब्द कैसे नहीं बचे। युक्ता ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वह अपने दिल में लगी आग को पचा नहीं पा रही थी। उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी आंखें पहले से ही लाल थीं। वह कुमारी आशा, सिर्फ इसलिए कि उसकी सगाई हो गई है, उसे लगता है कि उसका हाथ ऊपर है। सिर्फ इसलिए कि राजकुमार ने उसका थोड़ा पक्ष लिया है, उसे लगता है कि वह कुछ भी कर सकती है। नहीं, युक्ता चिल्लाई। उसकी हिम्मत कैसे हुई? वह खुद को क्या समझती है? उसने दांत पीस लिए। अगर उसे लगता है कि थोड़े से एहसान से वह मुझसे जीत सकती है तो वह गलत है। बिल्कुल गलत। मैं उसे यह साबित कर दूंगी और उसे सही जगह भी दिखाऊंगी। युक्ता ने अपना गुस्सा निकालने के लिए मेज पर जोर से थप्पड़ मारा। कुमारी कृपया शांत हो जाइए। अगर आप इस तरह गुस्सा करेगी तो आपके शरीर को चोट लग जाएगी, युना ने उनके पास आकर कहा। युक्ता ने उसे घूर कर देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उपदेश देने की? अब तुम्हें मुझे सलाह देने का साहस मिला है। कुमारी, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, युना ने जल्दी में समझाया। अगर आपके शरीर को नुकसान पहुंचा तो मालिक मेरी खाल उधेड़ देंगे। मैं आपकी देखभाल करने के लिए यहाँ हूँ। युक्ता ने आंखें घुमाई। मैं खुद को रोक नहीं सकती। उस बदचलन औरत ने मुझसे बात करने की हिम्मत की। उससे निपटना इतना आसान नहीं है। मैंने सोचा था कि शिवानी को धमकाना उसे युवराज से अलग करने के लिए काफी होगा, लेकिन लगता है कि उसकी बहन भी युवराज और शिवानी के गुप्त संबंध के बारे में जानती है। वह इसे इतनी आसानी से टूटने नहीं देगी। तो फिर क्या किया जाना चाहिए कुमारी? क्या किया जाना चाहिए? बेशक हमें अच्छी तरह से योजना बनाने की जरूरत है। अब उसकी सगाई राजकुमार मानिक से हो चुकी है, इसलिए उसके साथ काम करना आसान नहीं है। इसके अलावा वह खुद भी सरल नहीं है और राजधानी में उसकी पृष्ठभूमि काफी ऊंची है, युक्ता ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा। हाँ, मैंने भी सुना है कि सम्राट और सम्राज्ञी ने भी कुमारी आशा की खूब तारीफ की है। वे उनसे बहुत प्रभावित हैं, युना ने याद दिलाया। हंफ, ये सब व्यापारिक सौदे के बारे में है। राजधानी में व्यापार के कारण उसे काफी प्रतिष्ठा मिली है, इसलिए राजपरिवार के लोग उस पर अच्छी नजर रख रहे हैं। राजपरिवार को सिर्फ प्रतिष्ठा और सम्मान की परवाह है, इसलिए वे निश्चित रूप से उसकी उपेक्षा नहीं करेंगे, क्योंकि उसने राजधानी में अपने कौशल से जो प्रतिष्ठा हासिल की है, उसे देखते हुए। कुमारी, यह कुमारी आशा वास्तव में तेज है। उसने आपको सबके सामने अपमानित करने की हिम्मत भी की, युना ने कहा। इन शब्दों ने युक्ता के दिल पर वार कर दिया। क्वासर में भी कोई ऐसा नहीं है जो उसकी इस तरह उपेक्षा या अनादर करेगा। हालांकि राजकुमार उसके प्रति अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्हें भी कुछ सम्मान दिखाना था क्योंकि वह सलाहकार की बेटी है। लेकिन इस कुमारी आशा ने परवाह नहीं की और यहां तक कि कोई सम्मान दिखाने या सम्मान देने की भी जहमत नहीं उठाई। उस नीच ने शिवाय का इस्तेमाल करके उसे धमकाने की भी हिम्मत की। वह इस असहनीय अपमान को ऐसे ही कैसे सहन कर सकती है? नहीं, अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो यह एक समस्या होगी। मुझे पेड़ के खिलने से पहले ही उसकी जड़ें काटनी पड़ी, युना ने हौंफते हुए कहा। कुमारी, क्या आप चाहती हैं?
युक्ता ने उसे घूर कर देखा। देखो तुम क्या कह रही हो, हम विदेशी धरती पर हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी खुलकर बोलने की? क्या तुम्हें वह कहावत याद नहीं है कि दीवारें भी सुनती हैं? यूना ने अपना सिर नीचे कर लिया। मुझे माफ कर दो कुमारी, यह मेरी गलती थी। अच्छा हुआ तुमने इसे ठीक से समझ लिया। जाओ और मेरे लिए कागज ले आओ। मुझे शिवाय में चल रही स्थिति के बारे में पिताजी को एक पत्र भेजना है। कोई बात नहीं, उन्हें भी इस मामले के बारे में जानना चाहिए। हाँ। यूना कागज लाने के लिए चली गई। युक्ता ने खिड़की से बाहर देखा। उसे बचपन से ही क्वासर की युवरानी बनने की सीख दी गई थी, फिर वह किसी भी बदचलन को ये पद कैसे छीनने दे सकती थी? उसके पिता और माँ ने उसे शाही शिष्टाचार सिखाने में बहुत सख्ती बरती है। वह समर्थ के बगल में राजसिंहासन पर बैठने का सपना देख रही थी। वह जानती थी कि समर्थ ने उससे कभी कोई वादा नहीं किया था और न ही उसके मन में उसके लिए कोई भावनाएं हैं। लेकिन वह उसे बहुत पसंद करती है और उसकी पत्नी, उसकी रानी बनना चाहती है। और वह ये भी जानती है कि हरम में भी कई औरतें होंगी, इसलिए उसने पहले ही अपने पति को साझा करने का मन बना लिया है। लेकिन जब तक उसे पद और शक्ति के साथ पद मिलता रहेगा तब तक कुछ भी मायने नहीं रखता। वह शासन कर सकती है और यही काफी है, और इस मामले में उसे इस बात की भी परवाह नहीं है कि समर्थ उसे पसंद करता है या नहीं। मैं कभी किसी को अपने रास्ते में नहीं आने दूंगी। मैंने सोचा था कि शिवानी का मामला बिना किसी उलझन के आसानी से निपट जाएगा, लेकिन नहीं, कुमारी आशा अब मेरे रास्ते में आ रही है। मुझे पहले उसे हटाना होगा, फिर शिवानी से निपटना आसान होगा। युक्ता के होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। युवराज समर्थ, चाहे तुम चाहो या नहीं, तुम्हें मेरा होना ही है। मैं तुम्हें मुझसे पहले किसी और औरत से शादी करने नहीं दूंगी। ये शिवानी एक मूर्ख है जो खुद को भी ठीक से पेश नहीं कर सकती, उसके जैसी औरत उसकी मदद कैसे कर सकती है? एक बार वह चुड़ैल आशा रास्ते से हट गई तो ये शिवानी भी हमेशा के लिए चली जाएगी। दो बहनें महान शक्तियों के लिए होड़ कर रही हैं। मैं देखूंगी कि कुछ नीच इसे कैसे हासिल कर सकती हैं। तुमने मुझे बहुत अपमानित किया, मैं तुम्हें दोगुना भुगतान करवाऊंगी, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, और उसकी आंखें अंधेरी हो गईं और उसकी मुट्ठी खिड़की के फ्रेम में कस गई। भोजनालय में शिवानी अकेली बैठी थी। वह थकी दिख रही थी। नंदिनी खाना खाने के बाद पहले ही चली गई थी क्योंकि उसे एक मीटिंग में जाना था। शिवानी यहीं रुकना चाहती थी क्योंकि उसे कुछ सामान खरीदना था। ये सब उन्हीं की वजह से है। लोग हमें शांतिपूर्ण जीवन क्यों नहीं जीने देते? उन्हें तो बस दखल देना था और परेशानियां खड़ी करनी थी। क्या शिवाय ही काफी नहीं था कि विदेशी लोग भी हमारी जिंदगी में घुसने लगे हैं? उसने मेज पर अपनी मुट्ठी कसते हुए बुदबुदाया। ये सब उस आदमी की वजह से है। अगर वह वहां नहीं होता तो वह महिला हमें ढूंढने नहीं आती और यहां तक कि धमकी भी नहीं देती। उसने अपना सिर हिलाया। मुझे ये वाकई पसंद नहीं है। तुम्हें क्या पसंद नहीं है? उसके पीछे से एक पुरुष की आवाज सुनाई दी। शिवानी अपनी कुर्सी पर कूद पड़ी और अपना सिर पीछे की ओर झुका लिया। समर्थ उसके पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। वह अब यहाँ है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने भौहें सिकोड़ी। मैं वहां से गुजर रहा था और संयोग से मैंने तुम्हें अकेले बैठे देखा तो मैं तुमसे मिलने चला आया। अब बताओ कि तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो और तुम्हें क्या पसंद नहीं है? उसने पूछा। मैं नंदिनी के साथ यहाँ आई हूँ। उन्होंने सिर हिलाकर कहा। तो आप पहले किस बारे में बात कर रही थी? क्या मुझे आपको सारी जानकारी देने की जरूरत है युवराज? उसने पूछा। समर्थ ने भौहें सिकोड़ ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। अचानक उसकी मीठी आवाज ठंडी में बदल गई। क्या हुआ? तुम मेरे प्रति इतनी ठंडे क्यों हो? वो उठ खड़ी हुई। तुम्हारा क्या हुआ? तुमसे पहली बार मिलना मेरी गलती थी। हमारा जीवन में शांति शुरू हो हुई थी, लेकिन तुम सभी समस्याओं और परेशानियों को साथ लेकर आए हो। आप क्या कह रही हैं मेरी महिला? मैं वास्तव में आपको समझ नहीं पा रहा हूं। तुम नहीं समझते। बेशक तुम कैसे समझोगे? तुम महान शाही राजकुमार हो जो सिंहासन पर चढ़ने वाले हो। तुम कैसे जानोगे कि आम लोग क्या कर रहे हैं? महाराज, बेहतर होगा कि तुम मेरे जैसे किसी नीच व्यक्ति से मिलने से खुद को दूर रखो। इससे अंत में तुम्हारी प्रतिष्ठा खराब हो सकती है, शिवानी ने झल्लाकर कहा। वह जाने के लिए मुड़ी लेकिन समर्थ ने उसकी कलाई पकड़ ली। क्या हुआ? तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या बेवकूफ? बताओ, तुम्हारे दिमाग में ऐसे मूर्खतापूर्ण विचार किसने डाले? उसने पूछा। शिवानी ने पलटकर कहा, महाराज, मैं आपसे और आपके राज्य से कोई संबंध नहीं रखना चाहती। कृपया दया करें और मुझे अकेला छोड़ दें ताकि मैं कम से कम बिना किसी परेशानी के शांतिपूर्ण जीवन जी सकूं।
मैंने बहुत दुख झेले हैं और अब मैं शांति से मरना चाहती हूँ। इसके अलावा मैं आप जैसे शक्तिशाली राजकुमार और आपके राजघराने के लिए पर्याप्त नहीं हूँ। आखिरकार मैं आपके सर्वशक्तिमान क्वासर लोगों की तरह नहीं हूँ। उसने अपनी कलाई को मुक्त किया और जाने से पहले एक तीखी नजर डाली। समर्थ वहीं खड़ा होकर उसे देखता रहा और उसका हाथ भींच लिया। तारांकन। मानिक बाहर से आया तो उसने देखा कि समर्थ गंभीर चेहरे के साथ खिड़की से बाहर देख रहा था। उसने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और सोफे पर बैठकर उसे देखा। क्या हुआ भाई, ऐसा लग रहा है कि तुम फटने वाले हो, उसने आलस से पूछा। यही योजना है, समर्थ ने उत्तर दिया। मानिक ने अपना सिर झुकाया। तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? फिर कुछ हुआ? संयुक्ता का यह आना एक अभिशाप है। मानिक ने आंखें घुमाई। वह औरत फिर? इस बार उसने क्या किया? वह खुद को रोक नहीं पाई। शायद आज भोजनालय में उसने शिवानी से मुलाकात की। वे मिले थे। मानिक ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे मत बताओ कि नंदिनी भी वहां थी। सही, तो फिर? मानिक अचानक हंस पड़ा। क्या कोई युद्ध हुआ था? तुम क्या सोचते हो? समर्थ ने पलटकर उसकी ओर देखा। मानिक ने मुस्कुराते हुए कहा, संयुक्ता बहुत घमंडी है। क्वासर में उसका दर्जा कम नहीं है और सभा में उसके पिता के प्रभाव को देखते हुए निश्चित रूप से वह सोचती होगी कि उससे ऊपर कोई नहीं है। क्वासर उसकी गौरव भूमि हो सकती है, लेकिन शिवाय के बारे में मैं यही बात नहीं कह सकता। समर्थ को ठीक से पता था कि वह किस बारे में बात कर रहा था। वह सोफे की ओर चला गया और बैठ गया। क्या आप इसके बारे में इतना पक्के हैं? क्या तुम बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं हो? क्या मैं? मानिक मुस्कुराया। भाई, अनिश्चित उदाहरणों से बढ़ावा देना बेकार है। इसके अलावा मेरी औरत ऐसी नहीं है जो बिना प्रतिरोध किए किसी भी मार को सह ले। तुम्हें क्या लगता है कि जिन प्रतिष्ठित व्यापारियों के साथ उसका व्यापार होता है, वे उसे इतना सम्मान देते हैं और उसे एक छोटी औरत नहीं समझते? समर्थ ने आंखें घुमाई। तुम केवल अपनी औरत की तारीफ करने का मौका ढूंढना चाहते हो। भाई, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। आखिरकार मेरा दिल ईमानदारी से भरा है। भाड़ में जाओ, समर्थ ने शाप दिया। संयुक्ता ने हमारे बीच एक धारदार चाकू चला दिया है। उसे कैसे लगता है कि वह इस मामले में जीत सकती है? क्या वह सोचती है कि वह जो चाहे कर सकती है? उसकी आंखें काली हो गईं। नहीं, उससे लगता है कि वह तुम्हारी युवरानी बनने के लिए सही व्यक्ति है। मानिक ने कंधे उचका दिए। उसे लगता है कि उसने यह बात बहुत अच्छी तरह से छिपाई है। सलाहकार का सपना बहुत बड़ा है। वह बहुत भाग्यशाली है कि पिता उसके इरादों पर आंखें मूंद रहे हैं। समर्थ ने अपनी मुट्ठी भींच ली। हर चीज की सहनशीलता की अपनी सीमा होती है। आज नहीं तो कल, लेकिन अभी इस बारे में सोचने का समय नहीं है। बेहतर होगा कि आप अपनी गलतफहमी को दूर कर लें, इससे पहले कि यह बड़ी हो जाए। समर्थ उठ खड़ा हुआ। हर चीज के लिए हमेशा एक समय होता है। लेकिन पहले मुझे संयुक्ता से कुछ बातें करनी है। मैं ये भी देखना चाहता हूं कि पंख कितने लंबे फैले हैं। ये कहकर वह बाहर चला गया। मानिक ने समर्थ को देखते हुए कहा, हम कुछ लोग तो बात करने के लिए इंतजार ही नहीं कर सकते थे, और फिर वह हंस पड़ा। 7 समर्थ की डांट। जब युक्ता सम्राज्ञी के कमरे से बाहर आए तो दोपहर हो चुकी थी। क्वासर महल से वापस आने के बाद वह सम्राज्ञी के पास गई और उसके साथ चाय और खाने का आनंद लेते हुए बातचीत की। उन्होंने क्वासर और शिवाय के बारे में कहानियां साझा की। वह पहले से ही थकी हुई थी और अपने कमरे में पहुंचते ही तुरंत सोफे पर गिर पड़ी। कुमारी सम्राज्ञी आपसे सौम्य लगती हैं, यूना ने पानी का गिलास मेज पर रखते हुए कहा। युक्ता ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पिता का दर्जा कम नहीं है और महामहिम भी उन्हें बहुत सम्मान देते हैं, इसलिए शिवाय के शाही परिवार मेरे प्रति नर्म रुख रखेंगे। पिता ने इस पद के लिए कड़ी मेहनत की थी और अब सब कुछ उनकी योजना के अनुसार हो रहा है। यूना भी मुस्कुराई। कुमारी ने सच कहा है। मास्टर ने सब कुछ किया है ताकि कुमारी एक अच्छी जिंदगी जी सके। मास्टर कुमारी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। युक्ता मुस्कुराई। तुम छोटी लड़की हमेशा अपनी मीठी जीभ का इस्तेमाल करना जानती हो। कुमारी, मैंने जो कहा वह सच है। कुमारी बहुत कोमल और दयालु है। क्या कोई ऐसी महिला हो सकती है जो आपकी बराबरी कर सके? यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे कुमारी का अनुसरण करने और आपकी सेवा करने का मौका मिला है। तुम बहुत प्यारी हो यूना, तुम हमेशा मेरे लिए मौजूद रही हो। युक्ता मुस्कुराए और उसका सीना गर्व से फूल गया। कुमारी युवराज हैं। यूना कुछ कहने ही वाली थी कि एक सेविका दौड़ी दौड़ी आए और युवराज के आने की खबर दी। युवराज। युक्ता ने पहले तो भौहें सिकुड़ी, लेकिन जब उसने समर्थ को अंदर आते देखा तो वह बहुत खुश हुई। वह खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाए। युवराज।
वह आगे बढ़ी, आप यहाँ क्यों आए हैं? अगर आपको मेरी जरूरत थी तो आप किसी को बोलकर मुझे बता सकते थे। मैं खुद ही आ जाती। समर्थ ने उसके मुस्कुराते चेहरे को देखा, मैं तुम्हें कैसे तकलीफ दे सकता हूँ? आखिर तुम एक महिला हो। युवराज कृपया औपचारिकताएं मत करो। हम साथ साथ बड़े हुए हैं और एक दूसरे को सालों से जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो युवराज कहे और मैं न करी। वो हल्का सा शर्माने लगी थी। उसने आदेश दिया, यूना जाओ और युवराज के लिए कड़क चाय बनाओ। यूना ने सिर हिलाया और संकेत पाकर तुरंत चली गई। एक बार जब वे अकेले होते हैं तो युक्ता समर्थ की ओर देखती है। युवराज, मैं जानती हूं कि आप मेरी परवाह करते हो, भले ही आप ऐसा दिखाते हो कि तुम्हें परवाह नहीं है। आखिरकार हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं, और इतने सालों में हमारे बीच जो स्नेह था उसके बावजूद मैं जानती थी कि आप कभी भी मेरे साथ गलत नहीं करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। समर्थ ने हंसते हुए कहा, हाँ तुमने सही कहा। हम लगभग एक साथ बड़े हुए हैं और एक दूसरे को सालों से जानते भी हैं। युक्ता ने जब उसकी बात सुनी तो उसका दिल खुश हो गया। वह मन ही मन उससे फिर से प्यार करने लगी। उसके गाल लाल हो गए। समर्थ का चेहरा उदास हो गया, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं संयुक्ता। क्या हम वास्तव में एक दूसरे को जानते हैं? युक्ता को आश्चर्य हुआ, बेशक युवराज। हम साथ साथ बड़े हुए हैं, उसने धीरे से जवाब दिया। ओह, चूंकि हम बड़े हो गए हैं और आपने ये भी दावा किया कि हम एक दूसरे को जानते हैं तो आप जानती ही होंगी कि मैं किस तरह का व्यक्तित्व रखता हूं, है ना? उसकी नजर उस पर पड़ी। अचानक युक्ता को लगा कि कुछ गड़बड़ है। ये शब्द कोमल या चापलूसी भरे नहीं थे, बल्कि ये पूछताछ की तरह थे। उसने पलकें झपकाईं और अपने दिल को शांत करने की कोशिश की जो किसी अनजाने कारण से कांपने लगा था। युवराज, आप क्या कह रहे हो? आप मुझसे अचानक ऐसा पूछ रहे हो? उसने अपनी घबराहट चेहरे पर जाहिर करने की बहुत कोशिश की। ओह, तुम समझ नहीं रही हो, उसने पास आकर पूछा। युक्ता का दिल धड़क उठा और उसने कहा कि उसे डर लग रहा है। वह स्पष्ट रूप से जानती है कि उसके सामने यह व्यक्ति, हालांकि अपनी आकर्षक और करिश्माई मुस्कान का उपयोग करता है जो सभी को सौम्य और दयालु लगती है, लेकिन वास्तव में वह ऐसा नहीं है। वह असभ्य है और किसी भी अपेक्षा से अधिक खतरनाक हो सकता है। युवराज, मैं। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती समर्थ ने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। दर्द सहने के लिए उसने अपने होंठ भींच लिए। तुम्हें नहीं पता, उसकी आवाज में ठंडक थी, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी कि तुम उस चीज में बीच में कुछ भी मत करो जिसमें तुम्हें नहीं करना चाहिए, है ना? युक्ता ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसने ऐसा किया, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अब तक वह जान चुकी थी कि उसे उस शिवानी से मिलने की खबर मिल गई है। उसने सोचा कि भले ही उसे पता हो कि उसे परवाह नहीं होगी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इस तरह से उसका सामना करने के लिए अकेले यहाँ आएगा। लगता है अब तुम्हें समझ आ गया है, समर्थ ने ठंडी मुस्कान बिखेरी। चेतावनी के बाद भी तुम्हारी हिम्मत थी कि तुम मेरी बात न मान सको। युवराज, तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से मिली कि तुम मुझे हल्के में ले लो? क्या तुम सोचती हो कि सिर्फ इसलिए कि तुम सलाहकार की प्यारी बेटी हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं करूंगा? युक्ता को झटका लगा। उसका शरीर अचानक कांप उठा। उसका एकमात्र सहारा उसके पिता थे, और वह उनके पद का इस्तेमाल अपनी मर्जी से काम करने के लिए करती थी। आप नहीं करोगे? उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। समर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आजमाओ। क्या तुम देखना चाहती हो? क्या मुझे तुम्हारी जीभ काट देनी चाहिए जो अपनी जरूरत से ज्यादा भूमिका निभाती है? या मुझे तुम्हारा दिल निकाल देना चाहिए क्योंकि यह काला हो गया है? युक्ता के पैर कांप रहे थे और अचानक उसे लगा कि उसकी सारी ताकत खत्म हो गई है। अगर समर्थ उसे नहीं पकड़ता तो वह तुरंत फर्श पर गिरकर बातें करने लगती। युवराज, यह एक साधारण मुलाकात थी, केवल लड़कियों के बीच का क्षण। उसने अपना बचाव करने की कोशिश की। साधारण मुलाकात? सम्राट ने हंसते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम उनसे इतनी परिचित हो। तुम शिवाय में उनसे दोस्ती करने कब आई थी कि आज वे तुम्हारे साथ इतनी सहजता से घूमेंगी? युक्ता कुछ जवाब नहीं दे पाए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। उसकी जुबान थक गई थी और कोई शब्द नहीं बोल पा रही थी। आज उसका रवैया इतना बुरा था कि उसका दिल कांप उठा। चेतावनी के बाद भी चीजों में दखल करने की तुम्हारी हिम्मत है। संयुक्ता मैती, ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें कुछ याद दिलाने की जरूरत है ताकि आप इसे जल्दी न भूलें, उसने फुसफुसाया और फिर उसे कठोरता से फर्श पर फेंक दिया। उसका शरीर कठोर फर्श पर गिर गया और उसकी हड्डियां कठोरता से टकराने लगीं जिससे उसे दर्द होने लगा। वह दर्द से कराह उठी और उसकी आंखें आंसुओं से धुंधली हो गईं।
उसके शरीर के बाल दर्द कर रहे थे और उसे महसूस हो रहा था कि उसकी त्वचा फर्श पर खरोंची जा रही है। संयुक्ता, यह आखिरी चेतावनी है कि अगर तुमने मेरे मामले में कभी दखल करने की कोशिश की तो तुम तो क्या, तुम्हारे पिता भी फंस जाएंगे। युक्ता ने हौंकते हुए अपना सिर घुमाया और समर्थ की तरफ देखा जो उसे गहरी आंखों से घूर रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतना बुरा बर्ताव कर रहा है और किसी बदचलन औरत की वजह से उसके पिता को फंसाना चाहता है। युवराज, मेरे पिता ने इतने सालों में क्या गलत किया? उन्होंने अपनी निष्ठा से महामहिम और देश की सेवा की। हम मैती परिवार के लोग वफादार हैं और कभी देश या समाज के साथ विश्वासघात करने के बारे में नहीं सोचेंगे। चाहे कुछ भी हो, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? वह रो पड़ी। तुम जो चाहो छुपा सकती हो, मुझे हर छोटी बड़ी बात मत बताने दो, समर्थ ने उस पर फुसफुसाते हुए कहा। युक्ता ने गुस्से में अपने होंठ काटे। आप क्वासर के युवराज हो और देश के सदस्य हो, मैं बस यही चाहती हूं कि आप खुश रहो। लेकिन अब शिवाय की कुछ लड़कियों के चक्कर में पड़ गए हो। युवराज, अगर यह छोटी सी बात होती तो मैं बीच में नहीं आती, लेकिन यह मामला आपकी जिंदगी और क्वासर के भविष्य से जुड़ा है। आप एक दिन सम्राट बनोगे। आप इस तरह किसी अनजान लड़की के पीछे कैसे पड़ सकते हो? देखो हम अभी कैसे कर रहे हैं। वह हमारे बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रही है। वह रो पड़ी। मेरे लिए निर्णय लेना तुम्हारा काम नहीं है। निर्णय लेने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? तुम्हारे पिता इतने कम थे कि तुम्हारा परिवार हमारे लिए एक और सलाहकार भेजने की कोशिश कर रहा है। समर्थ ने पूछा। युवराज, आपने इसे गलत समझ लिया है। मैं खुद को दोहराना पसंद नहीं करता। अगर मैं तुम्हें फिर से अपने मामले में दखल देते हुए पाता हूं तो कोई बात नहीं होगी। तुम इस धरती की सतह पर इसे अपना आखिरी दिन मान सकती हो। इसे याद रखो। समर्थ ने उसे बोलने नहीं दिया लेकिन उसे चेतावनी दी। युक्ता ने उसकी ओर बड़ी बड़ी आंखों से देखा। वह अब और जवाब नहीं दे सकी। आज जो कुछ भी वह चाहती थी वह पहले ही उसके गले में अटक चुका था। यह आखिरी बार है, उसने फुसफुसाते हुए कहा और बिना पीछे मुड़े चला गया। युक्ता उसकी पीठ को तब तक देखती रही जब तक वह पूरी तरह से उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गया। तारांकन। अगली सुबह पार्थ आर्या से मिलने गया। उसे उससे मिले हुए कई दिन हो गए थे, इसलिए उसने आज उससे मिलने का फैसला किया। जब वह अंदर आया तो आर्या ने अभी अभी नाश्ता किया था और उसे देखकर हैरान रह गई। बेटा तुम यहाँ हो? पार्थ मुस्कुराया। मैं देखना चाहता था कि आजकल माँ कैसी है, इसलिए आया हूँ। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ हो। मैं भी तुम्हारे बारे में सोच रही थी। आजकल महाराज बहुत व्यस्त हैं और अपनी पत्नी के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं और मैं अकेली हूँ। पार्थ सोफे पर बैठ गया। क्या हुआ माँ? पापा इतने व्यस्त क्यों हैं कि आपके लिए कुछ पल भी नहीं निकाल पाए? पार्थ ने आह भरते हुए कहा, अदालत के मामले तो हैं ही, लेकिन उससे भी बढ़कर है। तुम्हें पता है कि 2 राजकुमार यहाँ रह रहे हैं और ऊपरी तौर पर यह बात क्वासर के साथ अच्छे संबंधों का दिखावा कर रही है, लेकिन तुम्हारे पिता को चिंता है कि इस बार क्वासर के पास और भी रहस्य हैं। उन्होंने पहले कभी परवाह नहीं की और न ही इतने सालों में महामहिम के जन्मदिन पर उन्हें बधाई देने के लिए किसी को भेजा, लेकिन अचानक इस साल 2 राजकुमार आ गए। यह एक तरह से अजीब है। पार्थ ने सिर हिलाया। मैंने उनसे मुलाकात की है। मुझे कहना चाहिए कि वे बहुत होशियार हैं और अपने इरादों को बहुत अच्छी तरह से छिपा सकते हैं। ऊपरी तौर पर वे कुछ भी नहीं दिखाते हैं। युवराज समर्थ काफी गर्मजोशी से पेश आते हैं। वे हमारे साथ बातचीत करते हैं, लेकिन दूसरा राजकुमार अलग है। वह आलसी रहता है और हमारे बीच के पारिवारिक संबंधों के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाता है। वे जो भी योजना बना रहे हैं, मुझे यकीन है कि वह गंभीर से भी अधिक है। आपको भी अब सतर्क रहने की आवश्यकता है। बीच में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमें शादी को तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये हमारे लिए बेहतर होगा। क्या आपको चाबी के बारे में कोई खबर मिली है? पार्थ ने अपना सिर हिलाया। ये वास्तव में बहुत चौंकने वाली बात है कि जनरल ने इसे अच्छी तरह से छिपाया है। मैंने पुरानी हवेली को बार बार खोजा है, लेकिन इसके बारे में कोई खबर नहीं है। वह पुराना कोहरा वास्तव में इसे ऐसी गुप्त जगह में छिपाता है जो हमारे लिए अदृश्य है। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। मारवी को मारना गलत कदम था। वह अकेली थी जो उस चाबी के ठिकाने के बारे में जानती थी। पिता की तरह बेटी भी लोहे की बनी थी। चाहे कुछ भी हो, उसने एक शब्द भी कहने से इनकार कर दिया। मैंने सुना है कि उस जनरल के पास एक गुप्त सेना हुआ करती थी और वह चाबी उन्हें बुलाने का हथियार थी। आपके लिए इसे प्राप्त करना बेहतर होता क्योंकि यह आपको अतिरिक्त शक्ति प्रदान करता, लेकिन उस नीच ने आपकी मदद करने से इनकार कर दिया।
अगर यह शक्ति के लिए नहीं होता तो उसके जैसी लड़की युवरानी बनने के लायक भी नहीं होती, आर्या ने गुस्से में कहा। माँ, वो मर चुकी है, चलो इस मुद्दे को खत्म करते हैं। पार्थ ने अपना सिर हिलाया। मुझे हवेली की फिर से तलाशी लेनी होगी। शायद इस बार हमें कुछ सुधार की खबर मिल जाए। तुम्हारे महल का क्या हुआ? क्या वहां दो बदचलन औरतें परेशानी खड़ी कर रही हैं? आर्या ने पूछा। वे नियंत्रण में हैं, चिंता मत करो। अगर वे अच्छा व्यवहार करते हैं तो यह अच्छा है। आपको जल्दी से किराया से शादी करनी होगी और उसे एक बेटे को जन्म देना होगा ताकि आपके पिता ताजपोशी समारोह के लिए आगे बढ़ सकें। मत भूलो कि सम्राट पद के लिए अभी भी युग और रिदित की होड़ है, आर्या ने चेतावनी दी। मुझे सब पता है माँ, चिंता मत करो। मंत्री पूर्व आजकल बहुत व्यस्त हैं। किसी दिन मैं जाकर शादी के बारे में बात करूंगा, लेकिन हमें पिताजी को भी बता देना चाहिए। आर्या मुस्कुराई। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पिता से इस बारे में बात करूंगी। तुम्हें बस जल्दी से सब कुछ तैयार करना होगा। पार्थ ने सिर हिलाया। आप उस कुमारी संयुक्ता के बारे में क्या सोचते हैं? वह चतुर है और क्वासर में उसका अच्छा रुतबा है, समाज और महल दोनों में। ऐसा कहा जाता है कि वह लगभग राजकुमारों के साथ बड़ी हुई है, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा काफी ऊंची है। वह क्वासर की युवरानी बनने की चाहत रखती है। एक सलाहकार की बेटी युवरानी बनेगी। पार्थ ने भौहें सिकोड़ी। बेशक, मैंने सुना है कि क्वासर सलाहकार को बहुत महत्व देता है और दरबार में उसका सम्मान करता है। तो ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति और उसकी बेटी जो लगभग महल में ही पली बढ़ी है, उसके लिए विवाह का प्रस्ताव रखना मुश्किल नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि न तो सम्राट के पास ऐसा कोई विचार है और न ही राजकुमारों के पास। इसका मतलब है कि यह एक तरफा योजना है। जो भी हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। वह युवरानी बनेगी या नहीं, ये हमारे लिए तय करने वाली बात नहीं है। आपको बस अपनी स्थिति सुरक्षित करनी है। आपके पिता बूढ़े हैं और यह सही समय है कि वे सम्राट की गद्दी से अलग हो जाएं। लेकिन उससे पहले वे वंश को सुरक्षित करना चाहते हैं। इसलिए आपको जल्द से जल्द बेटा पैदा करना होगा। मैं इसको ढूंढूंगा। चिंता मत करो माँ, मुझे अब जाना है। जाओ, मंत्री जी को खबर देना मत भूलना। हाँ, पार्थ ने सिर हिलाया और चला गया। आर्या अपने सोफे पर झुक गई और भौहें सिकोड़ लीं। क्वासर राजकुमारों के बारे में सोचते हुए उसे नहीं पता कि क्यों उसका दिल बेचैन